आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 571 जिगोन पर्वत। ये जिंगहुआ से 500 मील से अधिक दक्षिण पूर्व में है। ये पर्वत मुर्गे के सिर जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम इसी से पड़ा है। आदित्य वर्मा और उनके दल को उस समय रोक दिया गया जब वे जिगोन पर्वत से लगभग 50 किलोमीटर दूर थे। चाहे वह चौराहा हो या आसपास की पहाड़ियां, हर जगह गैरिसन वर्दी पहने लोग पहरा दे रहे थे। एक ओर वे बाहर से आने वाले लोगों के खिलाफ सतर्क थे और दूसरी ओर वे जाल से बच निकलने वाले किसी भी राक्षस के खिलाफ सतर्क थे। दूसरे शब्दों में, इस समय दर्जनों किलोमीटर के दायरे में जिगोन पर्वत नियंत्रण में था। उपसैन्य दूत वांग से मिलिए। उसके सामने गैरिसन की वर्दी पहने कुछ लोग चौराहे पर पहरा दे रहे थे। नेता एक 30 साल का आदमी था, मजबूत शरीर और मर्दांगी से भरा हुआ। ये देखकर कि आने वाला व्यक्ति केंद्रीय गैरिसन सेना का उपसैन्य दूत वांग लियांग था, वह चौंक गया और उसने सीधे वांग लियांग को सलामी दी। जहां तक वांग लियांग के बगल में खड़े लोगों की बात है तो वह उन्हें पहचान नहीं पाए। उपसैन्य दूत वांग से मिले, उपसैन्य दूत वांग से मिलिए। उस आदमी के पीछे खड़े सैनिक भी सम्मानपूर्वक बोल रहे थे, ये हैं राष्ट्र रक्षक ग्रैंड मास्टर आदित्य वर्मा। वांग लियांग ने फिर से सभी से सीधे कहा। अचानक जब गैरिसन के सैनिकों ने ये सुना तो वे चौंक गए। क्या उनके सामने जो युवक था वो राष्ट्र रक्षक था? ग्रैंड मास्टर आदित्य वर्मा, राष्ट्र रक्षक। उन्होंने आदित्य वर्मा को कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, लेकिन वे आदित्य वर्मा का नाम जानते थे। राष्ट्र रक्षक पूरे दहुआ में प्रसिद्ध था और वह दहुआ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्र के रक्षक ग्रैंड मास्टर ली इतने युवा होंगे, लेकिन ये शब्द वांग लियांग के मुंह से आए थे और उन्हें इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं था। राष्ट्र के रक्षक से मिलिए, राष्ट्र के रक्षक से मिलिए। अचानक गैरिसन के सैनिकों ने आदित्य वर्मा को फिर से सलामी दी और उनके चेहरे पर उत्साह भर गया। चूंकि राष्ट्र के रक्षक ग्रैंड मास्टर ली आ गए हैं, इसलिए उनके पास राक्षसों के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने का बेहतर मौका है। चलो अंदर चले। आदित्य वर्मा ने हल्के से सिर हिलाया और सीधे कहा। अगले ही पल कई लोग बिना किसी रोक टोक के अंदर घुस आए। रास्ते में कई सुरक्षा गाड़ियां, एम्बुलेंस वगैरह भी बाहर निकल आईं। ये गाड़ियां लोगों से भरी थीं और जाहिर है ये लोग उसी इलाके के निवासी थे। राक्षसों की वजह से उन्हें वहां से हटने पर मजबूर होना पड़ा। आदित्य वर्मा और उनके साथी सीधे केंद्रीय जिगोन पर्वत पर गए और तेजी से आगे बढ़े। गर्जन। एक निश्चित क्षण में अचानक एक जानवर की दहाड़ की आवाज कुछ ही दूरी पर गूंजी, जिसने आदित्य वर्मा का दिल दहला दिया। आदित्य वर्मा ने अपनी चेतना को झकझोरकर सामने की सभी स्थितियों को भांप लिया। यह एक छोटा सा गांव था, लेकिन इस समय ये टूटी दीवारों और खंडहरों से भरा हुआ था और यह पहचान से परे नष्ट हो चुका था। इस समय युद्ध के उतार चढ़ाव वहीं से उत्पन्न हुए। आदित्य वर्मा की छवि चमकी और वह घटनास्थल पर प्रकट हुए। मैंने दर्जनों लोगों को गैरिसन सैनिकों की वर्दी पहने कई राक्षसों से लड़ते देखा। ये सभी सैनिक योद्धा थे और ये राक्षस संख्या में कम होने के बावजूद विशाल आकार के थे, अद्भुत गति, मोटी त्वचा और मांस वाले। सैनिक टुकड़ियों की घेराबंदी में वे अभी भी बहुत हिंसक और खूंखार थे। समय समय पर राक्षस शक्तिशाली राक्षसी शक्ति के साथ दहाड़ते थे और उनकी विशाल हथेलियां उनके हथियार थीं, जो सीधे गैरिसन सैनिकों की ओर फटती थीं। ये राक्षस भी अलग अलग थे। एक विशालकाय चांदी जैसा भेड़िया था जिसका मुंह खून से सना था और जो बेहद खूंखार था। 3-4 मीटर लंबे शरीर वाला एक विशाल भालू भी था और एक विशाल छिपकली भी थी जिसके दांत न सिर्फ तीखे थे बल्कि बहुत तेज भी थी। बैंग बैंग बैंग। और ये सैनिक भी पूरी शक्ति के साथ अपने हाथों में हथियार लेकर इन राक्षसों पर आश्चर्यजनक आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। हालांकि उनके हमले से इन राक्षसों को कोई घातक क्षति नहीं पहुंच सकी। इसके विपरीत इन राक्षसों के हमले से वे सीधे घायल हो गए। अचानक छिपकली ने बड़ी मात्रा में काली जहरीली धुंध उगली, जो सीधे गैरिसन के सदस्यों की ओर गई। आह, सावधान रहो, ये जहरीला है। हालांकि जल्द ही इन गैरिसन सदस्यों के मुंह से चीखें निकलने लगी और कुछ लोग सीधे जमीन पर लेट गए, दर्द से कराह रहे थे और इस समय उनकी त्वचा में अल्सर हो गया था।
और विशाल भेड़िया और विशाल भालू अपने खूनी मुंह खोलते हुए जहर वाले लोगों की ओर गए और देखा कि ये गैरिसन सदस्य इन राक्षसों के हाथों मरने वाले थे। आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा तो उनका दिल फिर से धड़कने लगा। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा की आकृति चमक उठी और इन गैरिसन सदस्यों के सामने प्रकट हो गई। टकराना। आदित्य वर्मा के शरीर से एक शक्तिशाली साधना शक्ति फूट पड़ी और केवल एक धीमी ध्वनि सुनाई दी, जिसके बाद वह पुनः गूंज उठी। आदित्य वर्मा अभी भी वहीं खड़े थे, लेकिन विशाल लहर और विशाल भालू की विशाल आकृतियां सीधे उड़ गईं। यद्यपि उसके सामने राक्षस शक्तिशाली थे, फिर भी वे आदित्य वर्मा के सामने चींटियों की तरह थे और यहाँ तक कि शक्तिशाली साधना बल भी इसका सामना नहीं कर सका। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा का हाथ सीधे राक्षसों के स्थान की ओर इशारा कर गया और फिर आदित्य वर्मा की उंगलियों से एक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा निकली। ची ची ची। फिर इन राक्षसों के शरीर और सिर को सीधे तलवार की ऊर्जा से छेद दिया गया और वे तुरंत मारे गए। इसके बाद आदित्य वर्मा ने गैरिसन के सदस्यों पर एक और नज़र डाली जो जमीन पर दर्द से कराह रहे थे, और उनके हाथ की एक लहर के साथ आदित्य वर्मा के हाथ में एक और विषण गोली दिखाई दी। आदित्य वर्मा ने विषण गोली को सीधे कुचलकर आगे छिड़क दिया। अचानक उसके सामने शून्य में इन गैरिसन सदस्यों के शरीर पर आध्यात्मिक वर्षा होने लगी। अगले ही क्षण ये देखा गया कि इन गैरिसन सदस्यों की जहरीली और अल्सरयुक्त त्वचा ठीक होने लगी। पलक झपकते ही वे सभी ठीक हो गए। मैं ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। गैरिसन के सदस्यों ने ये दृश्य देखा और वे सभी उत्साहित स्वर में बोले और फिर अपने सामने की आकृति को देखा और कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। इस समय वांग लियांग और अन्य लोग भी यहाँ आए। नमस्कार उपसैन्य दूत वांग फा। कई लोगों ने फिर से वांग लियांग को सम्मानपूर्वक पुकारा। क्या ये राक्षस ऊपर आ गए हैं? वांग लियांग ने ये दृश्य देखा और गहरी आवाज में बोले, ये जगह केंद्रीय जिगोन पर्वत से 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। यहाँ भी राक्षस हैं, जो मामले की गंभीरता को दर्शाने के लिए काफी है। वांग लियांग को याद आया कि जब वह चला गया था तो केवल कुछ राक्षस जमीन पर पहुंचे थे और अब वे सभी यहाँ हैं। उपसैन्य दूत वांग, यहाँ बहुत सारे राक्षस हैं और उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। साधारण योद्धा मूलतः विरोधी नहीं है और हमारे पास ज्यादा साधक भी नहीं हैं। इस समय गैरिसन के एक सदस्य ने वांग लियांग से फिर कहा, यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं पता था कि वे इस लड़ाई को जीत सकते हैं या नहीं। स्थिति अत्यंत गंभीर है। जब आदित्य वर्मा ने ये सुना तो उसकी भौहों के बीच एक जानलेवा आभा प्रकट हुई। मैं पहले जाऊंगा, तुम बाद में आना, आदित्य वर्मा ने वांग लियांग और अन्य लोगों से सीधे कहा और फिर उनका आंकड़ा चमक गया और मौके पर गायब हो गया। आदित्य वर्मा सीधे जिगोन पर्वत की भूमिगत दुनिया के प्रवेश द्वार पर गए। आदित्य वर्मा की चेतना में दर्जनों किलोमीटर के दायरे में हर जगह राक्षसों से लड़ाई चल रही थी और सामने जिगोन पर्वत की भूमिगत दुनिया के प्रवेश द्वार पर नीचे से राक्षसों का बाहर निकलना जारी था। यद्यपि गैरिसन में बहुत से लोग थे और सभी दलों की गैरिसनों ने भी सहायता बल भेजे थे, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था, बल्कि पर्याप्त से बहुत दूर था। आदित्य वर्मा की गति बहुत तेज थी और वह एक ही सांस में जिगोन पर्वत पर पहुंच गया। जहां से भी वह गुजरता वहां एक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा निकलती जो सीधे उन राक्षसों को मार गिराती। राक्षसों से लड़ रहे कुछ सैनिक दल ने अनजाने में देखा कि मूल रूप से क्रूर राक्षस सीधे टुकड़े टुकड़े होकर मर गया। वे भी बेहद सदमे में थे। पहले तो वे हताश भी थे, लेकिन अब वे इस आपदा से बच निकलने पर सीधे तौर पर हैरान थे। इस समय आदित्य वर्मा ने अपने सामने जिगोन पर्वत को देखा, जो एक विशाल मुर्गे के सिर की तरह गर्व से खड़ा था, और मुर्गे की गर्दन के नीचे सैकड़ों मीटर व्यास वाला एक विशाल गड्ढा था। तभी गड्ढे से कुछ क्रूर राक्षस रेंगते हुए बाहर निकले। इन राक्षसों के शरीर अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी शक्ति से भरे हुए थे और राक्षसी आभा ऊंचे स्वर में उड़ रही थी। प्रत्येक राक्षस विशाल था और उसकी शक्ति नींव बनाने वाले साधक के बराबर थी। इन राक्षसों की संख्या आश्चर्यजनक थी। इनकी संख्या सैकड़ों में थी तथा वे लगातार बढ़ रहे थे। कुछ आकृतियां ऐसी भी थीं जो निडर होकर बाहर निकल रहे राक्षसों की ओर दौड़ पड़ीं। कुछ तो चौकी से थीं और कुछ नहीं। यहाँ तक कि ताइहुआ तलवार संप्रदाय के वस्त्र पहने साधक भी थे, जो स्पष्ट रूप से ताइहुआ तलवार संप्रदाय के अनुयायी थे, लेकिन इस समय उनका लक्ष्य एक ही था, बस इन राक्षसों को मारना। शुल्क, इन राक्षसों को मार डालो। हमारे पीछे हमारे परिवार हैं। ये हमारी भूमि है। हम इन राक्षसों को इस पर कब्जा नहीं करने दे सकते। मारना।
ये आकृतियां दहाड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही थीं। उनकी आवाज में अतुलनीय दृढ़ता थी और वे निडर थीं। अपने पीछे अपने परिवारों के कारण उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा और उनका हृदय द्रवित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आदित्य वर्मा ने झाओ तियानशिन और उसके आदमियों को यहाँ नहीं देखा। क्या उसने यह नहीं सुना कि झाओ तियानशिन और दाहुआ से उसके आका पहले ही आ चुके हैं? आदित्य वर्मा ने देखा कि उसके सामने की जगह पहले से ही जर्जर थी और कुछ आकृतियां जमीन पर पड़ी थीं, जिन्होंने अपनी जीवन शक्ति खो दी थी। हर जगह टूटे हुए अंग और शरीर थे और खून ने पूरी जमीन को लाल कर दिया था। वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन वे अभी भी राक्षसों से लड़ रहे थे, पीछे नहीं हट रहे थे। अपने सामने ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा का दिल भी दहल गया। अगले ही पल आदित्य वर्मा की आंखों में एक तीखी नजर उभर आई। चूंकि वह यहाँ थे, इसलिए उन्हें इस आपदा को रोकना था। बिना कुछ कहे आदित्य वर्मा का चेहरा फिर से गायब हो गया। भूमादित्य वर्मा के शरीर से भयंकर आवेग फूट पड़ा और उस शक्तिशाली आवेग ने पृथ्वी को हिला दिया, जिससे आकाश में हवा और बादल पीछे हट गए और सीधे युद्धभूमि में उतर आए। जैसे ही आदित्य वर्मा की शक्तिशाली आभा फूटी, दर्शकों में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और फिर उनकी आंखें उत्साह से भर गईं। इतनी शक्तिशाली आभा! क्या ये कोई गुरु है? यह कोई मास्टर होगा। कौन सा मास्टर आ गया है? ये बहुत बढ़िया है। एक और मास्टर यहाँ है। वह बहुत छोटा है। इस समय सभी की नज़रें आदित्य वर्मा पर पड़ीं और वे आश्चर्यचकित हो गए। उत्साहित, हर कोई बहुत उत्साहित था। एक और मास्टर आ गया और उनका दबाव बहुत कम हो जाएगा और इस लड़ाई को जीतने की संभावना एक अंक अधिक हो जाएगी। आदित्य वर्मा गर्व से शून्य में खड़े थे। उनके शरीर पर अत्यंत तेज आभा थी, जिसे देखकर ये राक्षस रुक गए और आदित्य वर्मा पर दहाड़ने लगे। गर्जन, तुम सचमुच मरने के लायक हो, आदित्य वर्मा को फिर धीरे से कहते सुना गया। जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज गिरी, एक चौंकाने वाली तलवार की तान सीधे आदित्य वर्मा के शरीर से फूट पड़ी। स्विश 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 स्विश। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा के शरीर को केंद्र में रखते हुए एक तलवार की किरण प्रकट हुई, जो आदित्य वर्मा के शरीर पर घूम रही थी। जाना, आदित्य वर्मा फिर ठंडे स्वर में चिल्लाया। अचानक आकाश से तलवारों की वर्षा होने लगी, जो इन राक्षसों की ओर बढ़ रही थी। गर्जन, गर्जन। अचानक राक्षस फिर से दर्द से दहाड़ने लगे। फिर सब ने देखा कि ये राक्षस तलवार की वर्षा से छेदित हो गए और जमीन पर गिरकर मर गए। ये दृश्य देखकर सभी की आंखें अपूर्व आश्चर्य से भर गईं। क्या वे ऐसे ही मर गए? वे सभी मर गए। बहुत शक्तिशाली। इन लोगों के मुंह से विस्मय की एक श्रृंखला निकल रही थी और आदित्य वर्मा को देखते हुए उनकी आंखें बलवान के प्रति विस्मय से भरी हुई थीं। हालांकि आदित्य वर्मा ने ये सब करने के बाद भी रुका नहीं। अगले ही पल आदित्य वर्मा फिर हिले और सीधे गड्ढे में कूद गए। इस समय आदित्य वर्मा को भी गड्ढे के नीचे से एक मजबूत युद्ध लहर आती हुई महसूस हुई, जो कि मास्टर की युद्ध लहर थी। झाओ तियानशिन और अन्य लोगों को इस गड्ढे में होना चाहिए। आदित्य वर्मा कई मिनट तक नीचे गिरते रहे और अंततः जमीन पर गिर पड़े। भूमिगत स्थान आश्चर्यजनक रूप से बड़ा था, मानो वह अपना स्वयं का स्थान हो। वहां लगभग कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन आदित्य वर्मा फिर भी उसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। आदित्य वर्मा ने देखा कि नीचे लड़ाई और भी तीव्र थी और राक्षसों के साथ लड़ने वाली कई आकृतियां थीं। हालांकि नीचे दिए गए ये आंकड़े बहुत अधिक शक्तिशाली थे। कम से कम वे सभी नींव निर्माण साधक थे और उनमें से अधिकांश जिंदन बलवान थे। लेकिन इस समय किसानों की इतनी शक्तिशाली कतार भी खतरे में थी, क्योंकि नीचे के राक्षस जमीन पर कूदने वाले राक्षसों से भी अधिक शक्तिशाली थे। हर जगह घने राक्षस थे और वे सभी बेहद शक्तिशाली थे। अनगिनत राक्षस थे और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। वहां कई साधक और कई जिंदान साधक भी थे, लेकिन इतने सारे शक्तिशाली राक्षसों के प्रभाव के कारण वे खतरे में लग रहे थे। इस दृश्य ने आदित्य वर्मा के दिल को झकझोर दिया। आदित्य वर्मा ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। गड़गड़ाहट, बैंग 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 बैंग। दृश्य अत्यंत अराजक था तथा हर जगह लड़ाइयां हो रही थीं। आदित्य वर्मा ने देखा कि उन आकृतियों से कुछ शक्तिशाली आध्यात्मिक हमले शुरू हो गए। कई लोगों के हाथों में तलवारें, भाले, तलवारें और लाठियां जैसे हथियार थे और उन्होंने उन राक्षसों से सीधे लड़ने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग किया। लोग किसी भी समय नीचे गिर जाते थे और राक्षस मारे जाते थे।
आदित्य वर्मा ने यह भी देखा कि इस विशाल स्थान के अग्रभाग में लगभग अधिक शक्तिशाली युद्ध लहर फूट रही होगी, जो ग्रैंड मास्टर स्तर की शक्ति थी। मैंने एक विशालकाय आकृति को एक विशालकाय राक्षस से लड़ते देखा। उस आकृति का शक्तिशाली आभामंडल धरती हिला देने वाला था। हर बार जब वह हमला करता तो वह बेजोड़ आक्रमण करता। यह आकृति झाओ तियानशिन थी। इस समय झाओ तियानशिन अपनी साधना शक्ति का चरम सीमा तक उपयोग कर चुका था। वह एक साक्षात देवता अजय सा लग रहा था, लेकिन झाओ तियानशिन के सामने एक विशाल काला भालू खड़ा था। काला भालू कई फीट लंबा था और उसके शरीर पर कई सुनहरी रेखाएं थीं। खास बात यह थी कि उसकी पूंछ ड्रैगन की पूंछ जैसी लग रही थी। काला भालू अद्वितीय राक्षसी शक्ति से भरा हुआ था। उसकी राक्षसी आभा आकाश में उड़ रही थी और एक राक्षसी आभा भी। वह अन्य राक्षसों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा रंग उभर आया। यह एक ड्रैगन भालू है। इस ड्रैगन भालू की आभा से यह महसूस किया जा सकता है कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से राक्षस राजा स्तर का एक राक्षस जानवर है, और यह कोई साधारण राक्षस राजा नहीं है, बल्कि एक वास्तविक स्वामी के समान है। क्या ऐसा कोई शक्तिशाली राक्षस जानवर है? यदि संख्या बहुत अधिक हो जाए तो इससे निपटना कठिन हो जाएगा। आदित्य वर्मा ने देखा कि झाओ तियानशिन का चेहरा बेहद गंभीर हो गया था और उसके मुंह के कोने पर खून के निशान थे। जाहिर है वह अभी अभी इस ड्रैगन भालू से टकराकर घायल हुआ था। और इस ड्रैगन भालू के पीछे 100 मीटर से भी कम दूरी पर एक विशाल द्वार था। द्वार पर अजीबोगरीब आकृतियां साफ दिखाई दे रही थीं और उस द्वार पर आध्यात्मिक प्रकाश भी चमक रहा था। ये पोर्टल किसी दूसरी दुनिया की ओर ले जाता प्रतीत होता है। इस पोर्टल को देखते ही आदित्य वर्मा का दिल फिर से धड़क उठा। आदित्य वर्मा को इस पोर्टल से एक निषिद्ध उतार चढ़ाव का स्पष्ट एहसास हुआ, जो एक मुहर थी। इस पोर्टल पर एक सील लगी हुई है, लेकिन इस समय इस पोर्टल पर लगी सील टूटी हुई है। इस समय राक्षसों की एक सतत धारा पोर्टल से बाहर निकल आई। झाओ तियानशिन की आंखें बेहद तेज थीं और उसके शरीर से एक शुद्ध आक्रमण फूट पड़ा। झाओ तियानशिन दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ था और उसने अपने सामने खड़े ड्रैगन भालू पर फिर से मुक्का मारा। केवल इस राक्षस राजा ड्रैगन भालू को हराकर ही हम इस पोर्टल पर जा सकते हैं, पोर्टल पर सील को बहाल कर सकते हैं और इस आपदा को रोक सकते हैं। और यह ड्रैगन भालू असाधारण शक्ति का है। इसकी मोटी चमड़ी और मजबूत शरीर है। इसका वार इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जब भी प्रतिद्वंद्वी का भालू का पंजा लगता है तो इसमें अत्यंत शक्तिशाली शक्ति होती है। गर्जन। झाओ तियानशिन को फिर से अपनी ओर दौड़ते देख ड्रैगन भालू फिर से आकाश की ओर दहाड़ा और उसके विशाल शरीर पर एक राक्षसी आभा थी और वह फिर से सीधे झाओ तियानशिन की ओर दौड़ा। गड़गड़ाहट अगले ही क्षण एक आदमी और एक भालू पुनः टकरा गए, जिससे एक भयानक दहाड़ हुई जिससे पूरी पृथ्वी हिल गई। साथ ही यहाँ से कुछ ही दूरी पर 2 शक्तिशाली युद्ध क्षेत्र हैं। आदित्य वर्मा ने एक बूढ़े आदमी को भूरे रंग के वस्त्र पहने एक बाघ से जमकर लड़ते देखा। आदित्य वर्मा ने इस बूढ़े आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह एक अद्वितीय आभा बिखेर रहा था। वह वास्तव में एक उस्ताद था। बूढ़े आदमी के शरीर के चारों ओर तलवारों की एक विशाल आकृति उभर आई। छोटी छोटी तलवारें अत्यंत तीक्ष्ण आभा से भरी हुई शून्य में से होकर बाघ की ओर बढ़ रही थीं। बाघ भी अद्वितीय राक्षसी शक्ति से परिपूर्ण था। उसके पूरे शरीर पर काले बाल थे। वह विशालकाय था और वास्तव में एक शक्तिशाली राक्षस राजा था। उसकी दहाड़ के बीच एक शक्तिशाली राक्षसी शक्ति ने उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल ढाल बना ली थी, मानो वह कोई ताओवादी जादू भी कर सकती हो। टकराना भी बूढ़े आदमी और बाघ में फिर से भयंकर युद्ध हुआ। इस शक्तिशाली टक्कर से आसपास के किसान और राक्षस जानवर पीछे हट गए और एक निर्वात क्षेत्र बन गया। 2 शक्तिशाली राक्षस राजाओं ने झाओ तियानशिन और बूढ़े गुरु को सीधे उलझा दिया। कुछ देर के लिए ये कहना मुश्किल हो गया कि विजेता कौन है, और दोनों एक दूसरे से बराबरी पर थे। दूसरी ओर अधिक से अधिक राक्षस जानवर सामने आ रहे थे, जिससे सभी के दिल हवा में लटक रहे थे। इस लड़ाई में जीतने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि इस समय मैंने देखा कि पीछे के विशाल द्वार पर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। भिन्न 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 पोर्टल वास्तव में हिंसक रूप से काम रहा था, जिससे पूरी पृथ्वी लगातार हिल रही थी। इस असामान्य हलचल ने सबकी निगाहें पुनः विशाल पोर्टल पर टिका दीं।
अगले ही पल सब लोग ये देखकर चौंक गए कि एक और विशालकाय राक्षस धीरे धीरे द्वार से बाहर निकला। यह एक गहरे लाल रंग का विशालकाय भेड़िया था। उसके बाल मानो खून से रंगे हुए लग रहे थे और इस विशालकाय भेड़िए की पीठ पर बड़े बड़े पंखों का एक जोड़ा था। ये रक्तपंख वाला स्वर्गीय भेड़िया है। झाओ तियानशेन, जो ड्रैगन भालू से लड़ रहा था, भी इस क्षण चौंक गया। उसने विशालकाय भेड़िए को देखा और खोई हुई आवाज में कहा, यह स्पष्ट रूप से एक रक्तपंख वाला स्वर्गीय भेड़िया है, जो एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली राक्षस भी है। इसके अलावा उसके सामने मौजूद रक्तपंख वाले स्वर्गीय भेड़िए में एक अद्वितीय दानव शक्ति भी है। जाहिर है, ये रक्तपंख वाला स्वर्गीय भेड़िया भी दानव राजा स्तर का एक शक्तिशाली राक्षस है। कुछ ही दूरी पर बूढ़ा मालिक भी चौंक गया और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उनके सामने दो राक्षस राजा स्तर के राक्षसों का अभी तक समाधान नहीं हुआ है और अब एक और राक्षस राजा स्तर का राक्षस आ गया है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हे भगवान, राक्षस राजा स्तर का एक और राक्षस जानवर। अब हमें क्या करना चाहिए? उनमें से दो से निपटना पहले से ही बहुत कठिन था और एक और अचानक प्रकट हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर झाओ और ओल्ड कियान शायद उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। पीछे बैठे मानव भिक्षुओं ने जब ये दृश्य देखा तो वे भी अत्यंत स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा जैसे उनका हृदय तुरंत घाटी की तलहटी में गिर गया हो। लेकिन अगले ही पल उन्हें फिर निराशा हाथ लगी। जब रक्तपंख वाला भेड़िया बाहर आया तो द्वार से एक विशाल सिर निकला और फिर एक शरीर। यह एक विशालकाय वानर है जिसके बाल सफ़ेद हैं, पूरे शरीर पर बर्फ जैसे सफ़ेद, लेकिन इसके सिर पर मुकुट की तरह चांदी की रेखाओं का एक चक्र है। सफ़ेद धारी वाला वानर, ये सफ़ेद धारी वाला वानर है। नहीं, यह कोई साधारण सफ़ेद धारी वाला वानर नहीं है, ये तो वानर राजा है। सफ़ेद धारी वाला वानर राजा। एक और राक्षस राजा। अरे बाप रे, एक नहीं बल्कि दो और राक्षस राजा। ये भयानक है। इन साधकों के मुंह से फिर से भय और निराशा भरी आवाजें निकलने लगीं। सबको बहुत बुरा लगा। इन दो शक्तिशाली राक्षस राजाओं के प्रकट होने से सभी साधकों को भारी संकट का एहसास हुआ। ये शक्तिशाली राक्षसी शक्ति ही थी जिसने सभी को बेहद उदास कर दिया था। जब सफ़ेद धारीदार वानर राजा और रक्तपंख वाला भेड़िया प्रकट हुए तो उन्होंने झाओ तियानशेन और बूढ़े मालिक पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। गर्जन। अगले ही पल एक झाओ तियानशेन की ओर दौड़ा और दूसरा बूढ़े गुरु की ओर दौड़ा। झाओ तियानशेन और वृद्ध गुरु ने यह दृश्य देखा और तुरंत उनकी आंखों में एक अत्यंत भयावह भाव उभर आया। दबाव अचानक बढ़ गया और उन्होंने प्रतिरोध करने के लिए परिवर्तन क्षेत्र की सारी शक्तिशाली साधना शक्ति को तुरंत छोड़ दिया। लेकिन उसी समय दो राक्षस राजाओं, ड्रैगन भालू और टाइगर ने भी झाओ तियानशेन और अन्य पर हमला किया। गड़गड़ाहट स्थान पर तुरंत ही एक और बड़ी गर्जना गूंज उठी। टकराना एक क्षण में झाओ तियानशेन का शरीर फिर से पीछे हट गया। दोनों राक्षस राजाओं के संयुक्त हमले ने झाओ तियानशेन को अभी भी प्रतिरोध करने में असमर्थ बना दिया। पफ। झाओ तियानशेन ने तुरंत मुंह में खून थूक दिया और उसकी आभा बहुत कमजोर हो गई। दूसरी ओर बूढ़े गुरु की स्थिति झाओ तियानशेन जैसी ही थी। उसने जो तलवारें बनाई थीं वे दोनों राक्षस राजाओं के शक्तिशाली प्रहार से तुरंत टूट गईं और उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। वह सीधा पीछे हट गया। उसका शरीर थोड़ा शर्मिंदा था और उसका आभामंडल थोड़ा कमजोर हो गया था। झाओ तियानशेन और बूढ़े गुरु एक साथ खड़े थे। उनके चेहरे बेहद बदसूरत हो गए थे और उन्होंने चारों ओर बारीकी से देखा। चारों शक्तिशाली राक्षस राजा उन्हें गौर से देख रहे थे। उनकी आंखों में भयंकर भाव थे। वे उन्हें घूर रहे थे और उन्हें घेर लिया था। ये सचमुच दुखद था। मोहर को मजबूत करने की बात तो दूर, इस समय तो उनकी जान को भी खतरा था। और पीछे खड़े किसानों की आंखों में ये दृश्य देखकर निराशा हुई। झाओ तियानशेन और अन्य दो पराजित हो गए और उनका अंत निश्चित रूप से दुखद होगा। गर्जन। गर्जन। चारों राक्षस राजा झाओ तियानशेन और अन्य दो पर फिर से दहाड़ने लगे। उनकी आंखों में भयंकर भाव थे। अगले ही पल हिंसक शक्ति फिर से फूट पड़ी और झाओ तियानशेन और अन्य दो की ओर बढ़ी और ऐसा लग रहा था कि वे झाओ तियानशेन और अन्य दो को खत्म कर देंगे। बूढ़े कियान, मुझे डर है कि इस बार यह मुश्किल होगा, झाओ तियानशेन ने अपने बगल में बैठे गुरु से कहा। इस गुरु का नाम कियान किंग कॉन्ग है। वह जिंगहुआ कियान परिवार के पूर्व कुलपति और दाहुआ के 5 बुजुर्गों में से एक हैं। इस बार जब राक्षस जानवर ने उत्पात मचाया तो ये बूढ़ा कियान एकांत से बाहर आया।
मैं इतने लंबे समय तक जीवित रहा हूँ और मैंने सभी उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैंने वह दिन नहीं देखा जब राक्षस जानवर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कियान किंग कॉन्ग ने धीरे से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था और उसकी आवाज में एक आह थी। चलो, भले ही तुम मर जाओ, तुम्हें किसी को अपने साथ ले जाना होगा। इस समय झाओ तियानशेन ने फिर से चिल्लाया। उसकी आंखों में एक निर्णायक नजर थी और ऐसा लग रहा था कि वह मौत से लड़ने जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि चारों राक्षस राजाओं का शक्तिशाली आक्रमण आने वाले दो लोगों पर पड़ने वाला था। लेकिन इस समय स्वूश एक तलवार की रोशनी अंतरिक्ष से गुजरी, अंतरिक्ष को चीरती हुई और तुरंत आ गई। तलवार की रोशनी में वास्तव में एक बैंगनी लंबी तलवार थी, जो धरती को हिला देने वाली तलवार की मंशा को प्रकट करती थी, और यहाँ तक कि इसमें एक सर्वोच्च तलवार शक्ति भी निहित थी। धमाका! तलवार के एक ही वार से चारों राक्षस राजाओं के आक्रमण उसी क्षण चकनाचूर हो गए और उनके विशाल शरीर पीछे हट गए। टकराना! तभी झाओ तियानशेन और कियान किंग कॉन्ग ये देखकर चौंक गए कि उनके ऊपर जमीन में एक लंबी तलवार गड़ी हुई थी। जमीन फट गई थी और तलवार का शरीर तारों की रोशनी से चमक रहा था, एक अद्वितीय तलवार शक्ति प्रकट कर रहा था। इस समय उन दोनों के दिलों में एक भयानक एहसास हुआ, मानो तलवार उनकी गर्दन पर रख दी गई हो, मानो किसी भी समय तलवार से मारे जाने का एहसास हो। एक तलवार से चार राक्षस राजाओं और झाओ तियानशेन को अलग कर दिया गया, मानो एक दुर्गम खंड का निर्माण हो गया हो। झाओ तियानशेन हैरान थे और साथ ही उनके चेहरे पर आश्चर्य भी था। कौन है भाई? उन्हें किसने बचाया? अगले ही पल झाओ तियानशेन और अन्य लोगों ने अपना सिर घुमाया और एक दिशा में देखने लगे। मैंने केवल एक युवक की आकृति देखी जो सीधे शून्य से होकर आ रहा था। कियान किंग कॉन्ग इस युवक को नहीं जानता था, लेकिन इस समय उसने देखा कि उसके सामने खड़ा युवक कितना असाधारण था और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन इस समय झाओ तियानशेन को सदमे में कहते सुना गया, आदित्य वर्मा, तुम ही यहाँ हो। तुम यहाँ क्यों हो? झाओ तियानशेन स्वाभाविक रूप से अपने सामने वाले युवक को जानता था। वह अतीत में दूसरे पक्ष से हार चुका था। क्या यह मैं नहीं हूँ? अगर मैं नहीं आता तो तुम दोनों मुसीबत में पड़ जाते। जब आदित्य वर्मा ने झाओ तियानशेन की बातें सुनी तो वह हल्के से बोले बिना नहीं रह सके, क्या ये आदित्य वर्मा हैं? आदित्य वर्मा, देश के रक्षक। इस समय उसके बगल में खड़ा कियान किंग कॉन्ग झाओ तियानशेन की बातें सुनकर चौंक गया और चुपचाप उससे बोला। हालांकि वह एकांतवास में रहा है, फिर भी वह आदित्य वर्मा के नाम से भली भांति परिचित है। वह जानता था कि दाहुआ का सबसे ताकतवर आदमी बदल गया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ तियानशेन को हराने वाला आदमी इतना युवा है। पहले हम उनसे निपट लें, फिर बात करेंगे, आदित्य वर्मा ने शांति से कहा और उसकी नज़र सामने खड़े चार राक्षस राजाओं पर पड़ी। बोलते बोलते आदित्य वर्मा जमीन पर पड़ी स्टार दानव तलवार के पास पहुंच गया था और फिर सीधे उसे पकड़ लिया। स्टार दानव तलवार की मूठ सीधे बाहर खींच ली गई। भिनभिनाहट। स्टार डेमन तलवार ने एक खनकती हुई ध्वनि की, मानो खुशी से जयकार कर रही हो। गर्जन हो। अगले ही पल चारों विशाल राक्षस राजाओं ने अपना ध्यान आदित्य वर्मा पर केंद्रित कर दिया और बेकाबू होकर दहाड़ने लगे। चारों राक्षस राजाओं को भी अपने सामने खड़े व्यक्ति से खतरा महसूस हुआ। तत्काल ही चारों राक्षस राजाओं ने एक और अत्यंत शक्तिशाली आक्रमण किया और सीधे आदित्य वर्मा की ओर बढ़े। आदित्य वर्मा ने अपने सामने के दृश्य को देखा और अचानक उनके शरीर में साधना की एक प्रबल शक्ति प्रवाहित होने लगी। देव परिवर्तन क्षेत्र के अंतिम चरण में वे पृथ्वी अमर से केवल एक कदम की दूरी पर थे। इसके अलावा इस समय आदित्य वर्मा अपने हाथ में स्टार डेमन तलवार लिए पहले से ही एक असली पृथ्वी अमर के समान शक्तिशाली था। आपको पता होना चाहिए कि यह स्टार डेमन तलवार अमर हथियार स्तर की एक लंबी तलवार है। भूमसंपूर्ण अंतरिक्ष में हवा और बादल उलट गए तथा आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने सीधे स्टार डेमन तलवार पकड़ ली और एक शक्तिशाली तलवार का इरादा तुरंत उत्पन्न हुआ और आदित्य वर्मा ने सीधे तार तलवार तकनीक को सक्रिय कर दिया। एक तलवार से काट दो। भयानक तलवार की ऊर्जा एक विशाल लंबी तलवार में बदल गई और सीधे नीचे उतरी, जिससे पूरी दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई। एक तलवार से सब कुछ जीवित हो जाता है। इस तलवार में अनंत जीवन शक्ति है और पृथ्वी इसके द्वारा पुनर्जीवित होती है। धमाका।
जहां भी यह गुजरता जमीन फट जाती और यह सीधे 4 राक्षस राजाओं के शरीर पर गिरता। सबसे पहले बाघ और ड्रैगन भालू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन इसी समय झाओ तियानशेन और अन्य लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। आदित्य वर्मा द्वारा तलवार से वार करने के बाद तलवार की भयानक ऊर्जा ड्रैगन पर गिर पड़ी। भालू और बाघ के शरीर पर ड्रैगन, भालू और बाघ के शरीर फट गए। रक्तपंख वाला सिरियस और उनके बगल में खड़ा सफेद धारी वाला वानर राजा कुछ ज्यादा ही एक जैसे थे। हालांकि इस तलवार से उन्हें आगे से चोट नहीं लगी थी, लेकिन वे सीधे पीछे की ओर गिरे थे और उनके शरीर पर निशान थे। ये दृश्य जब झाओ तियानशेन और इन भिक्षुओं की आंखों में पड़ा तो सभी को तुरंत बहुत आश्चर्य हुआ। केवल एक तलवार से 4 राक्षस राजाओं में से 2 मारे गए। ये बहुत भयानक है, बहुत मजबूत। जब कियान किंग कॉन्ग ने ये दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह फिर से मजबूत हो रहा है। ये दृश्य देखकर झाओ तियानशेन को बहुत धक्का लगा। उसके सामने खड़ा यह आदमी, जिसे उसने बहुत दिनों से नहीं देखा था, वाकई बहुत ताकतवर था। उसने एक ही तलवार से 2 शक्तिशाली राक्षस राजाओं को मार गिराया। मुझे डर है कि वह भी मौका लेगा। आप दूसरे पक्ष की तलवार का विरोध नहीं कर सकते, है ना? स्तब्ध होते हुए भी झाओ तियानशेन के लटकते हुए दिल को थोड़ी राहत मिली और वह आशान्वित महसूस करने लगा। वह देश के रक्षक होने के योग्य हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी उचित है। आदित्य वर्मा ने एक ही तलवार से 2 राक्षस राजाओं को सीधे मार गिराया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बड़ी लहर नहीं थी। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ, तीर तलवार कला और हाथ में अमर हथियार स्टार दानव तलवार के साथ, अगर ये कुछ राक्षस राजा हल नहीं कर पाए तो यह वास्तव में अजीब होगा। गर्जन। जैसे ही आदित्य वर्मा ने दोनों राक्षस राजाओं को मारा, बाकी दोनों राक्षस राजाओं ने भी उसी क्षण क्रोध भरी गर्जना की। उसने देखा कि श्वेतधारी वाला वानर राजा इस क्षण और भी बड़ा हो गया था और उसके सिर की रेखाएं चांदी की हो गई थीं। इस क्षण वे रेखाएं सचमुच चमक उठीं। अगले ही क्षण श्वेतधारीदार वानर राजा के शरीर के चारों ओर अचानक एक शक्तिशाली ठंडक फैल गई और वह जहां भी खड़ा था, जमीन जम गई। तुरंत ही आदित्य वर्मा ने देखा कि श्वेतधारी वाला वानर राज अपने शरीर को तटस्थ रखते हुए अपनी छाती पीटता रहा, जिससे संपूर्ण स्थान में तीव्र शीतलता व्याप्त हो गई। अगले ही क्षण सफेद धारीदार वानर राजा के शरीर को केंद्र में रखकर वास्तव में आकाश हवा और बर्फ से भरा हुआ था और यह हड्डियों को ठंडा कर देने वाला था। क्या यह कोई जादुई शक्ति है? जब आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा सफेद धारी वाला वानर राजा सचमुच ऐसा जादू कर सकता है। ये तो जन्मजात जादुई शक्ति होनी चाहिए। आदित्य वर्मा जानता था कि कुछ शक्तिशाली राक्षस जाग सकते हैं। रक्त की शक्ति प्राप्त करने के बाद आपके पास कुछ जन्मजात जादुई शक्तियां होंगी और आपके सामने यही स्थिति है। अगले ही क्षण श्वेतधारी वानरराज के संपूर्ण शरीर के चारों ओर का स्थान एक प्रचंड बर्फीले तूफान से भर गया, मानो उसने हवा और बर्फ का एक मैदान बना दिया हो और उसने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी और सीधे आदित्य वर्मा की दिशा में झपटा। इस समय दूसरा रक्तपंख वाला भेड़िया भी शांत नहीं बैठा। उसने अपने पंख फैलाए और उछल पड़ा। उसका शरीर रक्तवर्णी चमक से भर गया। फिर वह एक आश्चर्यजनक गति से उछला और सीधे आदित्य वर्मा की ओर बढ़ा और चला गया। जब आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा की आकृति भी हिलने लगी, घंटी की तरह स्थिर और बिजली की तरह गतिशील। मैंने देखा कि आदित्य वर्मा ने अपने हाथ में ली हुई स्टार डायमंड तलवार को फिर से उठाया और फिर दूसरी तलवार से उसे काट डाला। एक तलवार जीवन के लिए, एक तलवार मृत्यु के लिए। ताएर जियान जुए, मौत की तलवार। जब तलवार बाहर आई तो उसमें मृत्यु की प्रबल आभा भर गई तथा वह जहां भी गुजरी वहां का सारा जीवन नष्ट हो गया। तलवार की ऊर्जा आकाश में फैल रही थी और उसमें तारों की शक्ति का एक स्पर्श था। यही वह विशेष शक्ति थी जो मूल रूप से इस तारा दानव तलवार में मौजूद थी। टकराना। जैसे ही तलवार गिरी, झाओ तियानशेन और अन्य लोग ये देखकर चौंक गए कि सफेद धारीदार वानर राजा के शरीर के चारों ओर का बर्फीला तूफान फट गया, जिससे एक गर्जनापूर्ण ध्वनि हुई जिसने पृथ्वी को हिला दिया। टकराना भी अचानक एक विशाल आकृति नीचे गिरी और सबने देखा कि श्वेत धारीदार वानर राजा के शरीर पर रक्त की एक रेखा उभर आई। श्वेत धारीदार वानर राजा का शरीर इस भयानक तलवार की ऊर्जा से 2 टुकड़ों में कट गया। मरना।
जहां तक रक्तपंख वाले सिरियस का प्रश्न है, उसने वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण में तलवार को चकमा दे दिया और उसकी मृत्यु नहीं हुई। आदित्य वर्मा को अजीब सा लगा। उसने देखा कि रक्तपंख वाला भेड़िया उसे देख रहा है। फिर रक्तपंख वाला भेड़िया सीधे पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ गया। क्या ये चलेगा? जाहिर है, इस रक्तपंख वाले भेड़िए को अपने जीवन का संकट महसूस हुआ और उसने आदित्य वर्मा की ताकत को महसूस किया और यहाँ से भागना भी चाहा। ये देखा जा सकता है कि इस रक्तपंख वाले सिरियस की बुद्धिमत्ता कम नहीं है। कहाँ भागूं? मैं तुम्हें कैसे भागने दूं? जब आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए और फिर से तीखे स्वर में बोले। अचानक आदित्य वर्मा ने आगे बढ़कर रक्तपंख वाले सिरियस का सीधा पीछा किया। गर्जन! ये देखकर रक्तपंख वाले भेड़िए ने वास्तव में एक और जोरदार दहाड़ लगाए, लेकिन उसका आकार बिल्कुल भी नहीं रुका, बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ा। हो, और जैसे ही रक्तपंख वाला भेड़िया चीखा, आसपास के राक्षसों ने भी दहाड़ने जैसी आवाजें निकाली, मानो वे रक्तपंख वाले भेड़िए को जवाब दे रहे हों। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने फिर देखा कि उसके आसपास के राक्षस उसकी ओर दौड़ रहे हैं। जाहिर है, ये राक्षस रक्तपंख वाले भेड़िए के आदेश का पालन कर रहे थे और इस समय आदित्य वर्मा को रोकना चाहते थे। इस दृश्य ने आदित्य वर्मा के दिल को फिर से अजीब सा महसूस कराया, लेकिन आदित्य वर्मा ने इन राक्षसों पर ध्यान नहीं दिया। जाना, तुरंत ही आदित्य वर्मा ने फिर से ठंडी आवाज में चिल्लाया और उसके हाथ में स्टार दानव तलवार सीधे बाहर आ गई, अंतरिक्ष को पार करते हुए इन राक्षसों की ओर बढ़ रही थी। भनभनाना स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संसार तलवारों की गड़गड़ाहट से भर गया। स्टार डायमंड तलवार की गति अत्यंत तेज थी और एक के बाद एक प्रतिबिंब प्रकट हो रहे थे। अगले ही पल की केवल स्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो इन राक्षस जानवरों के शरीर से गुजरती लंबी तलवारों की आवाजें थीं। तत्काल ही अनगिनत भिक्षुओं ने एक और दृश्य देखा, जिसने उन्हें बहुत अधिक स्तब्ध कर दिया। मैंने राक्षस जानवरों को एक के बाद एक गिरते देखा। एक पल में उनकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। वे एक के बाद एक गिरे। एक पल में उनका एक बड़ा टुकड़ा नीचे गिर गया। लगभग एक पल में आदित्य वर्मा ने सैकड़ों राक्षसों को मार डाला, जिससे रक्तपंख वाले सिरियस को मारने की आदित्य वर्मा की क्षमता भी धीमी हो गई। और यह रक्तपंख वाला सिरियस वास्तव में पोर्टल की ओर भाग गया है। उसी समय आदित्य वर्मा ने शक्तिशाली राक्षसों की एक सतत धारा को पोर्टल से बाहर निकलते देखा। एक निश्चित क्षण में मैंने देखा कि द्वार अनियंत्रित रूप से कांप रहा था और एक विशाल सिर धीरे धीरे द्वार से बाहर निकल रहा था। यह एक गैंडे का सिर था, लेकिन इस गैंडे के ऊपर एक जोड़ी सुनहरे सींग थे और उसमें से अचानक एक चौंकाने वाली बुरी आत्मा हवा में भर गई। ये राक्षस राजा स्तर पर एक और राक्षस जानवर है। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। हालांकि इस राक्षस का केवल एक ही सिर निकला था और सभी अभी तक बाहर नहीं आए थे, फिर भी आदित्य वर्मा को लगा कि यह राक्षस पिछले राक्षस राजाओं से कहीं बेहतर है। उन सभी को और भी ज्यादा शक्तिशाली होने की जरूरत है। ऐसे ही चलता रहना ठीक नहीं है। ये राक्षस तो अनंत हैं, पता नहीं कितने निकलेंगे। ये तो अप्रत्याशित है। हालांकि इससे उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा तो आदित्य वर्मा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसका मूल समाधान सील समस्या का समाधान करना है। आदित्य वर्मा का दिल पसीज गया और उनके पास पहले से ही एक समाधान था। धमाका! तुरंत ही आदित्य वर्मा के मन में एक विचार आया और उन्होंने सीधे ही दानव देव कला को सक्रिय कर दिया। दानव देव कला यह एक ऐसी विधि है जो सिस्टम द्वारा पुरस्कृत की जाती है। आदित्य वर्मा ने मूलतः इसका कभी उपयोग नहीं किया है, लेकिन इस समय ये सबसे अच्छी विधि है जिसके बारे में आदित्य वर्मा सोच सकते हैं। बूम! जिस समय आदित्य वर्मा ने राक्षसी देव कला को सक्रिय किया, उसी समय आदित्य वर्मा के शरीर से अचानक एक अजीब शक्ति उत्पन्न हुई और भारी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा आकाश में उठी। अगले ही क्षण एक अद्वितीय राक्षसी शक्ति सीधे आदित्य वर्मा के शरीर पर प्रकट हुई और आदित्य वर्मा के शरीर पर एक और विशाल छाया प्रकट हुई। ये छाया बड़ी विचित्र लग रही थी। इसका विशिष्ट स्वरूप स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह आकाश और पृथ्वी से ऊपर है। ये राक्षस देवता है। इस क्षण सभी ने एक और दृश्य देखा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। मैंने देखा कि आदित्य वर्मा गर्व से खड़ा है। उसके शरीर पर एक अद्वितीय राक्षसी शक्ति है और उसका पूरा व्यक्तित्व अत्यंत दुष्ट हो गया है।
और उन राक्षसों ने, सभी राक्षसों ने, वास्तव में इस क्षण अपनी मूल गतिविधियां रोक दी और फिर आदित्य वर्मा की दिशा में मुड़ गए। बैंग 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 बैंग। अगले ही क्षण ये सभी राक्षस आदित्य वर्मा की ओर लेट गए। चाहे वह राक्षस था जो लड़ रहा था या वह जो अभी पोर्टल से निकला था, बिना किसी अपवाद के वे सभी इस समय आदित्य वर्मा की ओर लेट गए। नहीं, घुटने टेकना अधिक उचित है। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे इन राक्षस जानवरों ने अपने राक्षस देवताओं को देख लिया हो। राक्षस देवता उनके सर्वोच्च देवता हैं। इस समय सभी राक्षस, चाहे निम्न स्तर के हों या उच्च स्तर के, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, अपनी आत्मा से उत्पन्न एक दबाव महसूस करते हैं। ये रक्त का दमन है और यह उच्चतरों का दमन है। निम्नतरों का उत्पीड़न। राक्षसों के बीच पदानुक्रम सख्त और स्पष्ट है और इस समय आदित्य वर्मा से जारी राक्षसी ऊर्जा सीधे इन राक्षसों को महसूस कराती है जैसे उन्होंने उसे देखा है। यहाँ तक कि रक्तपंख वाला भेड़िया भी इस समय कांप रहा था और उसे अपना ऊंचा सिर नीचे करना पड़ा और अपने पंख जमीन पर रखने पड़े। अरे बाप रे, इन राक्षसों का क्या हुआ? उसके चारों ओर शैतानी आभा क्यों है? क्या ये संभव है कि वह भी एक राक्षस राजा हो, उस तरह का जो आकार ले लेता है? ये बहुत अविश्वसनीय है। भिक्षुओं के मुख से अचानक चौंकाने वाली आवाजें निकलीं, जो अपने सामने के दृश्य को देखकर अत्यधिक स्तब्ध थे। ये कैसा ताओवाद है? ये तो बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि झाओ तियानशेन भी इस समय बोलने से खुद को नहीं रोक सका और उसका दिल उथल पुथल से भर गया। इस वक्त आदित्य वर्मा बस वहीं खड़ा था, बिल्कुल अलग थलग, मानो आसमान और जमीन से ऊपर। सामने के नज़ारे को शांति से देखते हुए आदित्य वर्मा खुद को रोक नहीं पाया और एक और ठंडी चीख निकाल दी। वापस जाओ। जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज गिरी, ये राक्षस जमीन से ऊपर चढ़ गए और बेतहाशा दौड़ते हुए दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। इस समय राक्षस राजा जो बाहर आने वाला था, उसने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी और सीधे अपना सिर पीछे कर लिया। रक्तपंख वाला भेड़िया ऊपर चढ़ गया और भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, एक अत्यंत भयानक दबाव फिर से उस पर पड़ा, जिससे वह फिर से लेट गया और हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। रक्तपंख वाले भेड़िए ने देखा कि वह गर्वित आकृति पहले ही उसके सामने आ चुकी थी। बस मेरी सवारी बन जाओ। आदित्य वर्मा ने अपने सामने खड़े रक्तपंख वाले भेड़िए की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, यह रक्तपंख वाला भेड़िया बहुत शक्तिशाली है। यह एक राक्षस राजा है और बहुत तेज है और उड़ भी सकता है। यह एक अच्छी सवारी है। आदित्य वर्मा ने रक्तपंख वाले भेड़िए को जरा भी मौका नहीं दिया। दैत्य देवता की प्रबल शक्ति रक्तपंख वाले भेड़िए पर पड़ी, जिससे वह प्रतिरोध नहीं कर सका। उसकी हथेली सीधे रक्तपंख वाले भेड़िए के सिर पर छप गई। अचानक एक मजबूत आत्मिक शक्ति का पुनः जन्म हुआ और आदित्य वर्मा की हथेली के चारों ओर कुछ अजीब से निशान उभर आए। यह आत्मा अनुबंध है। तभी आदित्य वर्मा ने पुनः रक्तपंख वाले भेड़िए के माथे की ओर इशारा किया और रक्तपंख वाले भेड़िए का शरीर लगातार कांपने लगा और फिर रक्तपंख वाले भेड़िए के रक्तसार की एक बूंद प्रकट हुई। अगले ही क्षण रक्तसार रून में गिर गया और सीधे गायब हो गया। लेकिन आदित्य वर्मा के दिल में उसके और रक्तपंख वाले भेड़िए के बीच एक जुड़ाव का एहसास था और रक्तपंख वाले भेड़िए का जीवन पहले से ही आदित्य वर्मा के नियंत्रण में था। आत्मा अनुबंध पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए गए। गर्जन। रक्तपंख वाला भेड़िया आदित्य वर्मा पर फिर से दहाड़ा, लेकिन आवाज में अधिक आज्ञाकारिता थी। इस बिंदु पर रक्तपंख वाला भेड़िया पहले से ही जानता था कि वह अब और विरोध नहीं कर सकता है और दूसरा पक्ष एक विचार में उसे मार सकता है। इस समय चारों ओर संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में राक्षस पीछे के द्वार की ओर पीछे हटते चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद पूरे अंतरिक्ष में इस रक्तपंख वाले भेड़िए के अलावा कोई जीवित राक्षस नहीं था। हर कोई इस दृश्य को देखता रह गया, उनके दिल अतुलनीय सदमे से भर गए। केवल एक व्यक्ति ने राक्षस राजा को मार डाला और सभी राक्षसों को भगा दिया। पीछे हटो। सभी राक्षस पीछे हट गए। ये बहुत अच्छा है। हम जीत गए। सभी बच गए। मास्टर ली अद्भुत हैं। राष्ट्र का रक्षक अद्भुत है। एक के बाद एक इन साधकों के मुंह से उत्साह भरी आवाजें निकल रही थीं। इस समय हर कोई उत्साहित, रोमांचित और जयकार कर रहा था। आदित्य वर्मा ने दानव देव कला जारी की, जिससे सभी राक्षस जानवर पीछे हट गए। इस समय इन भिक्षुओं के मुंह से जयकार गूंजती रही और सभी लोग अत्यंत उत्साहित हो गए। इन राक्षसों के पीछे हटने का मतलब है कि लड़ाई खत्म हो गई है और वे जीत गए हैं। सभी लोग आदित्य वर्मा को विस्मय भरी निगाहों से देख रहे थे।
एक व्यक्ति सभी राक्षसों को पीछे हटा सकता है। केवल आदित्य वर्मा ही ऐसा कर सकते हैं। दूसरी ओर आदित्य वर्मा ने राहत की सांस ली जब उन्होंने इन राक्षसों को पीछे हटते देखा। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा ने पुनः अपनी दृष्टि इस विशाल द्वार पर डाली और आदित्य वर्मा की आंखें पुनः संकुचित हो गईं। तुरंत ही आदित्य वर्मा आगे बढ़े और सीधे पोर्टल के सामने आ गए। धमाका! इस समय आदित्य वर्मा के शरीर से अत्यंत शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और शक्तिशाली साधना शक्ति एक क्षण में फैल गई। भिनभिनाहट भिनभिनाहट। इस समय आदित्य वर्मा के शरीर में एक और अजीब सी लहर उठी। मैंने देखा कि आदित्य वर्मा के हाथ फिर से तेजी से मुहरें बना रहे थे और अचानक अजीब से निशान चमकने लगे, जिससे पूरे स्थान में एक अलौकिक अनुभूति फैल गई। आदित्य वर्मा की उंगलियों पर प्रकाश की अंतहीन धाराएं उठीं और फिर आदित्य वर्मा ने सीधे विशाल द्वार की ओर इशारा किया। तुरंत ही सभी लोग ये देखकर चौंक गए कि विशाल पोर्टल के ऊपर एक अत्यंत चमकदार प्रकाश चमक रहा था। पोर्टल से अजीब रंग दिखाई दे रहे थे और यह एक निषिद्ध लहर से भरा हुआ था। यह इस द्वार पर लगी सील थी, लेकिन इस समय सील टूट गई थी। इस वजह से ये राक्षस अंदर से बाहर निकल आए। यदि वह इस सील की समस्या को हल कर दे तो भी अंदर के राक्षस बाहर निकल आएंगे। इसलिए आदित्य वर्मा ने सील को मजबूत करने का मन बना लिया होगा। परिणामस्वरूप आदित्य वर्मा ने सीधे संयम की शक्ति का प्रयोग किया और एक शुद्ध संयम बल सीधे पोर्टल पर उतरा। तुरंत ही पोर्टल पर सीलिंग पावर की मरम्मत शुरू कर दी गई। आदित्य वर्मा मूलतः एक फॉर्मेशन मास्टर थे। इस समय उन्होंने न केवल सील की शक्ति की मरम्मत की, बल्कि उसे और भी शक्तिशाली बनाने के लिए उसे सुदृढ़ भी किया। आदित्य वर्मा ने मजबूत उत्पादन बनाए रखा और उनकी साधना शक्ति चरम पर थी। जब झाओ तियानशेन और कियान किंग कॉन्ग ने यह दृश्य देखा तो वे भी हिल गए और एक पल में आदित्य वर्मा के पास आ गए। अगले ही क्षण दोनों व्यक्तियों ने साधना की शक्तिशाली शक्तियां भी छोड़ दी और पोर्टल पर लगी सील की मरम्मत शुरू कर दी। अंत में इसमें आधे घंटे से अधिक समय लगा। इस पोर्टल पर लगी सील की अंततः मरम्मत कर दी गई है। इसके बाद सभी ने फिर से युद्ध क्षेत्र की सफाई शुरू कर दी। चूंकि अब और कुछ करने को नहीं है, मैं चलता हूँ। बाकी काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये सब करने के बाद आदित्य वर्मा ने झाओ तियानशेन से फिर कहा, अच्छा, इस बार रक्षक को बहुत बहुत धन्यवाद। झाओ तियानशेन ने जवाब में कहा और फिर आदित्य वर्मा से गहरी आवाज में कहा, अगर यह आदित्य वर्मा के लिए नहीं होता तो अकेले ही सील की मरम्मत की जा सकती थी। वे दोनों यहाँ मुसीबत में पड़ सकते थे। इसलिए आदित्य वर्मा के लिए झाओ दो देवता भी बहुत आभारी थे। आदित्य वर्मा ने कुछ और नहीं कहा। वह फिर यहाँ से चला गया। आराम से आओ और जाओ। जहाँ तक तांग वानशान की बात है, वह रुका रहा। चिकित्सा के राजा के रूप में वह कई लोगों की जान बचा सकता था। आदित्य वर्मा बिना रुके सीधे गड्ढे से बाहर निकल आया। वह कूदा और एक राक्षस की पीठ पर जा गिरा। वह रक्तपंख वाला सिरियस था, जो अब सीधे आदित्य वर्मा की सवारी बन गया। ये रक्तपंख वाला भेड़िया शक्तिशाली और बहुत तेज होता है। इसके विशाल पंख फैलने पर एक तरफ 2 मीटर से भी ज्यादा चौड़े होते हैं। हुश तुरंत ही हवा में एक ध्वनि गूंज उठी और आदित्य वर्मा को ले जा रहा रक्तपंख वाला सिरियस का आकार सीधे आकाश में गायब हो गया। इस घटना को अनुभव करने के बाद आदित्य वर्मा का दिल थोड़ा भारी हो गया। आदित्य वर्मा को लग रहा था कि यह घटना अभी खत्म नहीं हुई है। उन राक्षसों को डर था कि वे वापस आ जाएंगे या वे आ चुके हैं। सच तो वही है जो आदित्य वर्मा ने सोचा था। ठीक उसी समय जब आदित्य वर्मा रक्तपंख वाले सिरियस की पीठ पर बैठे और मुंबई लौट आए। दुनिया में मुख्य भूमि पर कई जगहों पर कई राक्षस प्रकट हुए हैं। इनमें से ज्यादातर राक्षस भूमिगत दुनिया के प्रवेश द्वार की सील तोड़कर आए हैं और कुछ नए स्थानों से आए हैं। इस दृश्य ने मुख्य भूमि पर मौजूद कई भिक्षुओं को आश्चर्यचकित कर दिया। कुछ समय के लिए पूरे महाद्वीप पर कई जगह अराजकता फैल गई और हर जगह शक्तिशाली राक्षस प्रकट हो गए। 3 घंटे से भी कम समय में आदित्य वर्मा मुंबई लौट आए। मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड। आदित्य वर्मा रक्तपंख वाले सिरियस की पीठ पर खड़ा था और आकाश से नीचे गिर गया। क्या आप थोड़ा छोटे हो सकते हैं? आदित्य वर्मा ने अपने शरीर के नीचे रक्तपंख वाले सिरियस से कहा और रक्तपंख वाले सिरियस की पीठ से कूद गया। हो, रक्तपंख वाला भेड़िया आदित्य वर्मा की ओर दहाड़ा और फिर अपना बड़ा सिर हिलाया। अगले ही पल रक्तपंख वाले सिरियस का आकार सिकुड़ने लगा। पलक झपकते ही रक्तपंख वाले सिरियस का शरीर सचमुच एक साधारण पालतू कुत्ते जितना बड़ा हो गया।
सिवाय इसके कि इसके शरीर पर बाल अभी भी रक्त जैसे लाल हैं, इसका स्वरूप पालतू कुत्ते से अलग नहीं है। जब आदित्य वर्मा सीधे विला नंबर 13 में प्रकट हुए तो किसी अज्ञात समय पर विला के आंगन में एक आकृति प्रकट हुई। वह ये होंगशियू थी। ये होंगशियू अभी भी सफ़ेद कपड़े पहने हुए है, अन्यथा धूल का कोई निशान नहीं है। अन्य दुनिया पीछे। ये होंगशियू की खूबसूरत आंखों ने आदित्य वर्मा को गौर से देखा और धीरे से आदित्य वर्मा से पूछा, आदित्य वर्मा ने भी ये होंगशियू की तरफ देखा। इस वक्त ये होंगशियू अभी भी उतना ही चमकदार और आकर्षक था, लेकिन वो दूर से उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। उसने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा रंग था। ये होंगशियू मानो यही उसका इंतजार कर रहा हो। क्या राक्षस समस्या हल हो गई है? ये होंगशियू ने आदित्य वर्मा से फिर कहा, जैसे कि उसे सब कुछ पता हो कि क्या हुआ था। ठीक है, अब ये तय हो गया है। आदित्य वर्मा ने पुनः सिर हिलाकर कहा, ऐसा फिर होगा। जब समय आएगा तो पूरा महाद्वीप भी इन राक्षसों को नहीं रोक पाएगा। मैंने फिर से केवल ये होंगशियू को आदित्य वर्मा से शांतिपूर्वक बात करते सुना। ये होंगशियू के शब्द सुनकर आदित्य वर्मा पुनः चौंकने से खुद को नहीं रोक सके। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? आदित्य वर्मा ने ये होंगशियू से फिर पूछा। इस ये होंगशियू को कुछ पता होना चाहिए। एक रास्ता है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही? ये होंगशियू ने गहरी आवाज में आदित्य वर्मा से फिर कहा, मेरी हिम्मत नहीं है। हाँ, ये होंगशियू की बातें सुनकर आदित्य वर्मा फिर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने की मैं हिम्मत न करूं। मैं आपको बता दूं, आदित्य वर्मा ने फिर गर्व से कहा, उस पाताल लोक में जाओ। मैंने ये होंगशियू को फिर से सीधे कहते सुना। ये होंगशियू की बातें सुनकर आदित्य वर्मा के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए और वह दोबारा पूछे बिना नहीं रह सके, तब क्या महाद्वीप का हृदय वहां तक पहुंचे? ये होंगशियू ने गहरी आवाज में आदित्य वर्मा से फिर कहा, महाद्वीप का हृदय। आदित्य वर्मा की भौहें फिर से तन गईं और उन्हें यह समझ में नहीं आया कि महाद्वीप का हृदय क्या है। महाद्वीप का हृदय प्रत्येक ग्रह पर सबसे मौलिक चीज है, शायद इसे मूल भी कहा जा सकता है। इस महाद्वीप का हृदय अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। महाद्वीप का हृदय ही संरचना की कुंजी है। ये होंगशियू ने फिर धीरे से बात की और आदित्य वर्मा को महाद्वीप के हृदय के बारे में बताया। भूमिगत दुनिया में अनगिनत राक्षस और जानवर हैं और वहां राक्षस और अमर प्राणी भी हो सकते हैं। क्या तुम अब भी वहां जाने की हिम्मत रखते हो? अगले ही पल ये होंगशियू ने फिर से आदित्य वर्मा की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी दिलचस्पी थी। हालांकि आदित्य वर्मा थोड़ा हैरान था कि ये होंगशियू अकेले इस भूमिगत दुनिया में क्यों जाना चाहती है। आदित्य वर्मा ने और कोई सवाल नहीं पूछा। आदित्य वर्मा ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं होती? आदित्य वर्मा ने गर्व से कहा, तुम कब जा रहे हो? अभी नहीं, है ना? आदित्य वर्मा ने फिर पूछा। वह अभी वापस आया था। चिंता मत करो, हो सकता है तुम कभी वापस ना आओ। तुम अपनी औरतों को अलविदा क्यों नहीं कह देते? तुम्हारे पास ढेर सारी गोलियां होनी चाहिए, है ना? मेरा सुझाव है कि तुम उन्हें वो दो जिसकी वे हकदार हैं। समय उड़ जाता है, खूबसूरती जल्दी बूढ़ी हो जाती है। ये होंगशियू ने फिर से आदित्य वर्मा से कहा। लेकिन ये होंगशियू की बातें सुनने के बाद आदित्य वर्मा के दिल में आश्चर्य की भावना पैदा हुई। हमेशा के लिए चला गया? क्या यह इतना खतरनाक है? हालांकि ये होंगशियू ने खुद को याद दिलाया कि हालांकि वह बेहद शक्तिशाली थी और पूरे महाद्वीप को जीतने की उसकी कोई संभावना नहीं थी, ये शियुन, प्रिया नायर और कृतिका शर्मा में कोई खास ताकत नहीं थी। इस समय राक्षस अराजकता में थे। खतरा हर जगह था। आदित्य वर्मा भी एक इंसान है और कई बार ऐसा होता है कि वह उनका ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए प्रिया नायर और अन्य लोगों के लिए अपनी ताकत में सुधार करना जरूरी है। जब तक आप अपनी साधना में सुधार करते हैं, आपकी आयु भी बढ़ सकती है। मुझे विश्वास है कि प्रिया नायर और अन्य लोग ऐसा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं जब जाऊंगा तो तुम्हें फोन करूंगा। ये होंगशियू की आवाज़ सुनकर ये होंगशियू मुड़ा और अपने कमरे में लौट गया। क्या वह भी जा रही है? आदित्य वर्मा उलझन में थे, लेकिन उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। अभी प्रिया नायर और अन्य की ताकत में तेजी से सुधार करना बेहतर है। अब जब उन्होंने ये सोचा तो आदित्य वर्मा ने तुरंत निर्णय लिया। यहाँ बाहर रहो। आदित्य वर्मा ने सीधे रक्तपंख वाले सीरियस से कहा। छोटा रक्तपंख वाला सीरियस तुरंत कोने में जाकर सिकुड़ गया।
आदित्य वर्मा एक झटके में गायब हो गए। जब वह दोबारा आया तो आदित्य वर्मा प्रिया नायर के कमरे में आ चुका था। इस समय प्रिया नायर बिस्तर पर आराम कर रही थीं। प्रिया नायर के उज्ज्वल और गतिशील रूप को देखकर आदित्य वर्मा अपने दिल में हलचल महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। तुरंत ही आदित्य वर्मा ने अपना हाथ हिलाया और प्रिया नायर के पूरे कमरे में एक अलगाव की स्थिति बना दी। अगले ही पल आदित्य वर्मा सीधे प्रिया नायर के बिस्तर के पास आ गए। प्रिया नायर पहले ही सो चुकी थी और अचानक उसने अपने बिस्तर के पास एक आकृति देखी। भूत! प्रिया नायर तुरंत चीख पड़ी और वह ये सोचकर चौंक गई कि उसके कमरे में कुछ भयानक आ गया है। प्रिया नायर, यह मैं हूँ। आदित्य वर्मा अवाक रह गए और तुरंत प्रिया नायर से बोले, अगर उन्होंने कोई गठन नहीं किया होता तो ये शियुन चुकिंगी और उनके बगल में खड़े अन्य लोग क्या सोचते। ओह, ये बॉस है, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। तुम अभी वापस क्यों आए? मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्रिया नायर को राहत मिली और उन्होंने नाराजगी भरे स्वर में आदित्य वर्मा से कहा। दरअसल उसने प्रिया नायर से कहा था कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह बाद में लिन यानरान से टकराएगा और फिर एक अन्य व्यक्ति को बचाने जाएगा और अंत में वह कई और लोगों को मार देगा। मुझे माफ करना, मैं देर से वापस आया। यह मेरी गलती है, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं आपकी किसी भी तरह से भरपाई कर सकता हूँ। आदित्य वर्मा ने प्रिया नायर से पुनः क्षमा याचना करते हुए कहा। यही तो आपने कहा था। जब प्रिया नायर ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उसके सुंदर चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। मिलने आना। प्रिया नायर ने अपना छोटा सा हाथ सीधे आदित्य वर्मा की ओर बढ़ाया। आदित्य वर्मा डांग बहुत आज्ञाकारी होकर प्रिया नायर के पास आया। अगले ही पल प्रिया नायर ने अपना सुंदर चेहरा दिखाने की पहल की। तब आधे घंटे से अधिक समय बीत गया। प्रिया नायर के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आदित्य वर्मा ने प्रिया नायर से पूछा। ओह, क्या तुमने जानबूझकर नहीं पूछा? फिर भी पूछा। प्रिया नायर ने शर्मीली नज़र से आदित्य वर्मा से कहा। मेरा मतलब है, क्या आपकी साधना में कोई बदलाव आया है? इसे ध्यान से महसूस करें। अभी आदित्य वर्मा ताइशांग वूजी कियानकुन साधना तकनीक का संचालन कर रहे थे। अरे, मैं तो ज़्यादा ताकतवर लग रहा हूँ। प्रिया नायर पहले एक नींव निर्माण साध्वी थीं। अब जब उन्हें अपने शरीर में साधना की शक्ति का एहसास हुआ तो उनके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और वे चौंककर बोलीं, यह एक बहुत ही कठिन काम है। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की साधना बहुत अधिक मजबूत और शक्ति से भरपूर हो गई है। क्या जादुई हथियार है? तो क्या तुम जो चाहो वो करके और भी ताकतवर बन सकते हो? प्रिया नायर उत्साह से बोले, ये पता चला है कि साधना का अभ्यास करना बहुत सरल है। हाँ, चलो पहले ये गोलियां खा लो। आदित्य वर्मा फिर हंसे। अगले ही पल आदित्य वर्मा की हथेली पर कुछ और गोलियां थीं और उन्होंने सीधे प्रिया नायर से कहा। प्रत्येक अमृत पर अजीब अमृत पैटर्न होते हैं और एक सुगंधित अमृत हवा अचानक फैलती है जिससे लोग ऊर्जावान महसूस करते हैं। इतनी सारी गोलियां। ये दृश्य देखकर प्रिया नायर की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं और वह आश्चर्य से बोलीं। ये सौंदर्य अमृत है जो लोगों की उपस्थिति को उम्रहीन और समय के किसी भी निशान के बिना रख सकता है। मैंने केवल आदित्य वर्मा को फिर से धीरे से कहते सुना। क्या सचमुच उम्रहीन दिखना संभव है? ये बहुत बढ़िया है। जब प्रिया नायर ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनके सुंदर चेहरे पर अचानक उत्साह का भाव आ गया। उम्ररहित दिखना एक ऐसी चीज है जिसका सपना अनगिनत महिलाएं देखती हैं। प्रिया नायर ने तुरंत ही आदित्य वर्मा के हाथ से ब्यूटी पिल ले ली और उसे एक ही बार में खा लिया। जैसे ही प्रिया नायर ने ब्यूटी पिल ली, प्रिया नायर को अपने शरीर में एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ। तुरंत ही प्रिया नायर का शरीर चमक उठा। पल भर में ही प्रिया नायर ये देखकर हैरान रह गईं कि उनकी पहले जैसी अच्छी त्वचा और भी बेहतर हो गई थी और वह अपनी उंगलियों के एक झटके से उसे तोड़ सकती थीं। उनकी आत्मा को झटका लगा और उनका पूरा व्यक्तित्व जवान दिखने लगा। यह एक मानसिक गोली है। ये सीधे आपके साधना स्तर को सुधार सकती है। आदित्य वर्मा ने प्रिया नायर से फिर कहा। प्रिया नायर ने फिर भी जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसे आदित्य वर्मा पर पूरा भरोसा था और उसने सीधे ही वह दवा ले ली। प्रिया नायर का अनुसरण करें और यह आध्यात्मिक गोली लें। अचानक बूम! प्रिया नायर के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा निकली और वह और अधिक मजबूत होती गई। प्रिया नायर का साधना स्तर तुरंत ही आसमान छूने लगा।
कुछ ही पलों में प्रिया नायर नींव निर्माण के मध्य चरण तक पहुंच गईं। लेकिन अभी यह सब कुछ नहीं है। जल्द ही प्रिया नायर की साधना नींव निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच गई। यह क्षेत्र तोड़ने वाली गोली है। यह आपको सीधे नींव निर्माण से लेकर गोली निर्माण तक की अनुमति दे सकती है। आदित्य वर्मा ने प्रिया नायर को एक और हुनरूपी अमृत दिया जिसमें अजीब शक्ति थी। जब से प्रिया नायर ने यह अमृत पुनः ग्रहण किया, तब से प्रिया नायर की साधना सीधे अमृत निर्माण तक पहुंच गई। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। आदित्य वर्मा द्वारा परिष्कृत किए गए सभी अमृत बेहतरीन थे। इस समय प्रिया नायर को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आदित्य वर्मा को कोई हिचकिचाहट नहीं थी। बाद में आदित्य वर्मा ने प्रिया नायर की साधना को सुदृढ़ करने में मदद करने के लिए अपनी शक्तिशाली साधना शक्ति का भी प्रयोग किया। अंततः आदित्य वर्मा की अनेक गोलियों के शक्तिशाली प्रभाव से प्रिया नायर की साधना में तेजी से सुधार हुआ तथा वह कई क्षेत्रों को पार करते हुए सीधे गोली निर्माण के अंतिम चरण तक पहुंच गई, जो कि ईश्वरीय रूपांतरण के क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। ये बिल्कुल भयानक है। आदित्य वर्मा भी हैरान थे। उन्हें तब तक पता नहीं चलता जब तक वो कोशिश नहीं करते। अगर वो कोशिश करते तो उन्हें झटका लगता। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सिस्टम की दुनिया में अभी भी कई गोलियां हैं। ये होंगशियू के गुप्त क्षेत्र से तुम्हें जो गोलियां मिली थीं और वे गोलियां जिन्हें तुमने पहले परिष्कृत किया था, भले ही तुम एक गोली बनाने वाले साधु की एक बड़ी सेना बना लो, असंभव नहीं है। यह आदित्य वर्मा की वर्तमान नींव है जो एक संप्रदाय के बराबर है। तुम्हें इसे अच्छी तरह से पचा लेना चाहिए। अगर भविष्य में तुम्हें कोई खतरा आए तो बस अपनी साधना शक्ति का इस्तेमाल करो। ऐसे ज्यादा लोग नहीं हैं जो तुम्हें हरा सकें। आदित्य वर्मा ने प्रिया नायर से फिर कहा, क्या अब मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूँ? हालांकि आपके यहाँ होने से बॉस कोई खतरा नहीं है। आदित्य वर्मा की बात सुनकर प्रिया नायर ने फिर धीरे से कहा। आदित्य वर्मा अवाक रह गए और एक झटके में वहां से गायब हो गए। जब आदित्य वर्मा दोबारा आए तो वह पहले से ही बगल वाले विला नंबर 14 में थे। नेहा कपूर पजामा और चश्मा पहने बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ रही थीं। नेहा कपूर, जो कम ही पेशेवर कपड़े पहनती थीं, इस पल बेहद सुकून महसूस कर रही थीं। नेहा कपूर ने इसे बहुत गंभीरता से देखा। काम के अलावा वह खुद को सुन्न करने के लिए सिर्फ पढ़ने का सहारा ले सकती थी, क्योंकि नेहा कपूर के दिमाग में समय समय पर एक मर्द आता रहता था और वह उससे छुटकारा नहीं पा सकती थी। नेहा कपूर के मन में अब भी इस आदमी के लिए एक अवर्णनीय भावना है। वह उसे पसंद जरूर करती हैं, लेकिन एक उदासीनता का भाव अभी भी है। इस आदमी को भी उसे पसंद करना चाहिए, लेकिन नेहा कपूर को जो परेशानी है वह यह है कि इस आदमी ने इतने लंबे समय तक उसे खोजने या उससे संपर्क करने की पहल नहीं की है। आप आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद पीछा करना क्यों बंद कर देते हैं? इसके अलावा दूसरे पक्ष ने भी उसकी कंपनी खरीद ली थी और वही उसकी कंपनी का असली मालिक था। उसने कई बार उसके सामने खड़े होकर उन सभी लड़कों को डांटा जो उसे परेशान करते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी अक्सर आदित्य वर्मा के बारे में पूछते थे और उसे आदित्य वर्मा को वापस ले जाने के लिए कहते थे, भले ही सिर्फ खाने के लिए, ताकि नेहा कपूर लंबे समय तक घर न जाए। हर दिन काम पर जाने के अलावा मैं घर पर अकेली रहती हूँ और समझ नहीं पाती कि क्या करूँ। नेहा कपूर ने शांत रहने और उसके बारे में न सोचने की पूरी कोशिश की। लेकिन इस समय नेहा कपूर को अचानक अपने कमरे में एक अतिरिक्त आकृति दिखाई दी। नेहा कपूर चीखने से खुद को रोक नहीं सकी। नेहा, अगले ही पल आदित्य वर्मा की आवाज फिर आई। नेहा कपूर को अपने कमरे में दिखाई देने वाली शक्ल बहुत जानी पहचानी लग रही थी। क्या ये वही आदमी नहीं था जिसके बारे में वह दिन रात सोचती रहती थी? आदित्य वर्मा। नेहा कपूर की आंखों में स्पष्ट आश्चर्य था और उन्होंने चुपचाप आदित्य वर्मा को आवाज लगाई, यहाँ तक कि उनका सुंदर चेहरा भी उत्साह से भर गया। लेकिन अगले ही पल नेहा कपूर के खूबसूरत चेहरे की मुस्कान फिर से गायब हो गई और उनका चेहरा तुरंत थोड़ा उदास हो गया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा से फिर ठंडे स्वर में पूछा। उनकी आवाज में दूसरों से दूरी का एहसास भी था। आदित्य वर्मा अपने दिल में कुछ महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। नेहा कपूर साफ तौर पर खुद पर गुस्सा थीं। बेशक तुम मेरी औरत को देख रहे हो, आदित्य वर्मा ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए फिर हल्के से कहा। तुम्हारी औरत कौन है? बाहर निकलो।
जब नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन्होंने आदित्य वर्मा को बाहर जाने का इशारा किया। स्वाभाविक रूप से ली रैंग के लिए बाहर जाना असंभव था। क्या तुम मेरी औरत नहीं हो? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और हो? आदित्य वर्मा ने फिर शांत स्वर में कहा, सचमुच बेशर्मी है। हम, कौन जाने कोई और भी हो। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर का सुंदर चेहरा पहले ही शर्म से बेहद लाल हो चुका था, लेकिन वह फिर से मुस्कुराए और खुश होकर आदित्य वर्मा से बोली, हाँ, जाहिर है कोई और नहीं है, सिर्फ तुम हो। नहीं नहीं नहीं, एक भी नहीं। तुम अभी तक मेरी औरत नहीं बनी हो। क्या तुम मेरी औरत बनना चाहती हो? आदित्य वर्मा तुरंत फिर हंसे और सीधे बोले, छी, ये बकवास है। तुम किससे झूठ बोल रहे हो? मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ। मैं तुम्हारी औरत नहीं बनना चाहती। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर ने तिरस्कार से कहा। बोलते बोलते उसने घमंड से अपना सुंदर चेहरा भी एक तरफ कर लिया। जब आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की बातें सुनी और उनकी ओर देखा तो वह अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या तुम सच में मेरी औरत नहीं बनना चाहती? आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की ओर फिर से देखा और गंभीर चेहरे के साथ गहरी आवाज में पूछा। आदित्य वर्मा की गंभीर आंखें देखकर नेहा कपूर फिर से थोड़ी घबरा गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें और मन ही मन झिझक रही थीं। वह खुद को हाँ कहने से नहीं रोक सकी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा कहा तो उसे पछताना पड़ेगा, इसलिए कुछ देर तक वह समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। क्या हुआ? अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं इसे तुम्हारी सहमति मान लूंगा। मैं आ रहा हूँ। आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए नेहा कपूर की तरफ फिर से देखा और सीधे कहा। उसके बाद आदित्य वर्मा तुरंत फिर से नेहा कपूर के बिस्तर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आदित्य वर्मा की हरकतें देखकर नेहा कपूर ने झट से कहा, नहीं, हाँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। आदित्य वर्मा फिर जोर से हंस पड़े। आदित्य वर्मा, नेहा कपूर खुद को रोक नहीं पाईं और आदित्य वर्मा का नाम फिर से चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि उनकी गर्दन भी लाल हो गई। लेकिन अगले ही पल नेहा कपूर को लगा कि आदित्य वर्मा का शव उनके पास आ गया है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। नेहा कपूर के शरीर ने भी एक मजबूत गति को जन्म दिया और वह गति लगातार मजबूत होती जा रही थी। नेहा कपूर के शरीर में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन आया और उनकी साधना में सुधार हुआ तथा वे अधिक शक्तिशाली हो गईं। तुम बुरे आदमी हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम अभी क्यों आए? नेहा कपूर आदित्य वर्मा की बाहों में लेटी हुई थी, अपनी छोटी मुट्ठी से आदित्य वर्मा की छाती पर वार कर रही थी और काफी देर तक अपने दिल का गुस्सा निकाल रही थी। वह आदित्य वर्मा से मिलने वाली पहली थी, लेकिन उन्हें दूसरों ने लूट लिया था और यह आदित्य वर्मा वास्तव में अब उनके पास आया था। नेहा कपूर तुरंत दुखी हो गईं। हालांकि नेहा कपूर ने कभी अपने दिल का सामना करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज उन्होंने आखिरकार बहादुरी से इसका सामना किया। ये कायाकल्प गोली है, इसे ले लो। कुछ देर बाद आदित्य वर्मा की हथेली पर एक और गोल गोली दिखाई दी। उस गोली पर अजीबोगरीब आकृतियां थीं, जिनमें आध्यात्मिक प्रकाश था। आदित्य वर्मा ने वही गोली प्रिया नायर को दी थी। ये कायाकल्प करने वाली गोली थी, जो हमेशा जवानी बनाए रख सकती थी। जब नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की बात सुनी तो वह तुरंत उत्साहित हो गईं। हर महिला का सपना होता है कि वह हमेशा जवान बनी रहे। इसके अलावा नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा पर बिना किसी हिचकिचाहट के भरोसा किया, इसलिए उन्होंने कायाकल्प गोली ले ली। कुछ ही पलों में कायाकल्प गोली का शक्तिशाली प्रभाव नेहा कपूर के पूरे शरीर में फैल गया। बस एक पल में नेहा कपूर की त्वचा, जो पहले से ही सुंदर और आकर्षक थी, बेहतर हो गई और पूरा व्यक्ति छोटा हो गया और यहाँ तक कि उसका स्वभाव भी अतुलनीय हो गया। इसके बाद आदित्य वर्मा ने कुछ और गोलियां निकाली और नेहा कपूर को दे दीं। नेहा कपूर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें ले लिया। बूम नेहा कपूर के शरीर से लगातार मजबूत और मजबूत आभा निकल रही थी। नींव निर्माण का मध्य चरण, नींव निर्माण का अंतिम चरण। नेहा कपूर की शारीरिक साधना सीधे बढ़ने लगी और जल्द ही वह फिर से डेंजी के मंच पर पहुंच गई। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अंत में आदित्य वर्मा की शक्तिशाली साधना शक्ति और इन गोलियों के शक्तिशाली प्रभावों की सहायता से नेहा कपूर की साधना भी डेंजी के अंतिम चरण में पहुंच गई और शेनहुआ के चरण से केवल एक कदम दूर थी। ये सब करने के बाद आदित्य वर्मा के चेहरे पर फिर से संतुष्टि के भाव दिखाई दिए। आदित्य वर्मा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी साधना में पुनः सुधार हुआ है,
तथा वे सांसारिक अमरत्व के दायरे को तोड़ने के और करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन सिस्टम ने काफ़ी समय से प्रॉम्प्ट नहीं किया है। आदित्य वर्मा को लगा कि अगली बार जब सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से आएगा तो यही उनके लिए सफलता का समय होगा। इसके बाद आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को एक स्टोरेज रिंग दी। रास्ते में आदित्य वर्मा के हाथों कई विरोधी मारे गए और उन लोगों की सारी दौलत आदित्य वर्मा के हाथ लग गई। ये स्टोरेज रिंग आदित्य वर्मा को मिली और उससे पहले आदित्य वर्मा ने प्रिया नायर को भी एक रिंग दी थी। इसमें कई गोलियां हैं जिन पर नाम और प्रभाव अंकित हैं। अगर आपको चोट लगे तो आप इन्हें ले सकते हैं। कुछ ताबीज़ भी होते हैं जिनमें से प्रत्येक का अलग अलग प्रभाव होता है। जब आप खतरे का सामना करते हैं तो आप उनका सीधे उपयोग कर सकते हैं। इसमें हथियार भी हैं। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर से बहुत कुछ कहा। आदित्य वर्मा ने इस अंगूठी में बहुत कुछ डाला। इसके अलावा नेहा कपूर के वर्तमान साधना क्षेत्र में भले ही उनका सामना किसी गुरु से हो, उनके पास एक निश्चित आत्मरक्षा शक्ति है। आदित्य वर्मा को राहत महसूस हो रही है। कई घंटों बाद वह नेहा कपूर के विला से बाहर आए। फिलहाल आदित्य वर्मा ने 2 महत्वपूर्ण लड़कियों को गोलियां दे दी हैं, लेकिन इससे अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। तो आदित्य वर्मा का दिमाग फिर से चला गया। अगले ही पल एक विशालकाय जीव जिसके पंख फड़फड़ा रहे थे आकाश की ओर दौड़ा। वह रक्त पंख वाला भेड़िया था। तभी आदित्य वर्मा उछलकर सीधे रक्त पंख वाले भेड़िए पर जा खड़ा हुआ। इस रक्त पंख वाले भेड़िए के साथ आदित्य वर्मा को गाड़ी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कहीं भी जाने के लिए बस कुछ ही सांसें लेनी पड़ती थीं और गति बहुत तेज थी। आदित्य वर्मा की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने जान लिया कि कृतिका शर्मा कहाँ है। आज आश्चर्यजनक रूप से कृतिका शर्मा ने लाइव प्रसारण नहीं किया, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खरीदारी करने के लिए मासेराटी कार चलाकर शहर के केंद्र तक गईं। ज़ियाओ कियान, ये कार वाकई बहुत खूबसूरत है। अब तुम एक अमीर महिला हो। यात्री सीट पर बैठी प्रिया पटेल ने कार के शानदार इंटीरियर को देखा और आश्चर्य से बोली। और इस मासेराती प्रेसिडेंट को ज़ियाओ कियान ने एक दिन पहले ही खरीदा था और उसने 100 से अधिक टेल खर्च किए थे। हे, ये कार असल में मेरे लिए आदित्य वर्मा ने खरीदी थी। कृतिका शर्मा ने प्रिया पटेल की बातें सुनी और प्रिया पटेल के ईर्ष्या भरे भाव को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, कार खरीदने के पैसे असल में आदित्य वर्मा ने ही दिए थे। उस रात के बाद आदित्य वर्मा ने उसे 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए ताकि वह कार बदल सके और कुछ कपड़े खरीद सके। कृतिका शर्मा आदित्य वर्मा की उदारता से बेहद प्रभावित हुईं। जब उन्होंने ये कहा तो उनके चेहरे पर खुशी की एक झलक थी। आदित्य वर्मा ने इसे खरीदा। वह तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। ज़ियाओ कियान, मुझे सच बताओ, क्या तुमने और आदित्य वर्मा ने ऐसा किया है? कृतिका शर्मा की बातें सुनकर बगल में बैठी प्रिया पटेल की आंखों में तारे चमक उठे और उन्होंने तुरंत बड़ी उत्सुकता से कृतिका शर्मा से कहा, हम। कृतिका शर्मा ने बिना कुछ छिपाए स्वाभाविक रूप से अपनी सबसे अच्छी दोस्त से बात की और जवाब में सिर हिलाया। वाह, सच में, ये तो बहुत बढ़िया है। तुम्हें इतना अमीर आदमी मिला है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। प्रिया पटेल ने फिर उत्साहित होकर कहा। वह कृतिका शर्मा से भी अधिक उत्साहित महसूस कर रही थीं। लेकिन जल्द ही उसने फिर से आह भरी, हाय, मुझे ऐसा अमीर आदमी कब मिलेगा? सुंदर और अमीर। अचानक प्रिया पटेल को फिर कुछ याद आया और उन्होंने कृतिका शर्मा से फिर पूछा, वैसे वह एक साधक भी है ना? किंवदंती के अनुसार वह ऐसा व्यक्ति जो उड़ सकता है और जमीन में छिप सकता है। हाँ, मुझे नहीं पता कि वह उड़ सकता है या नहीं, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली लगता है। जब भी मैं खतरे में होता हूँ वह प्रकट हो जाता है। कृतिका शर्मा ने फिर धीरे से कहा, वैसे यानी अब मैं भी एक किसान हूँ। कृतिका शर्मा के इतना कहते ही प्रिया पटेल फिर चौंक गईं। क्या आप भी तो किसान हैं? ये कैसे संभव है? प्रिया पटेल ने अविश्वास से आंखें फाड़कर कहा, कुछ भी असंभव नहीं है। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। कृतिका शर्मा ने फिर मुस्कुराते हुए बहुत ऊर्जावान दिखते हुए प्रिया पटेल से कहा, अब वह नींव निर्माण के शुरुआती चरण में एक भिक्षु है और वह अमीर भी है। लाइव प्रसारण फिर से लोकप्रिय है और उसे प्यार मिला है। उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की ईर्ष्या भरी निगाहों को देखकर कृतिका शर्मा के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। अब खरीदारी का समय है।
कृतिका शर्मा ने अपनी मासेराटी क्वाट्रोपोर्टे को सीधे खान मार्केट के भूमिगत पार्किंग स्थल में पार्क किया और फिर वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सीधे व्यावसायिक सड़क पर चले गए। वे दोनों पहले एक कॉस्मेटिक की दुकान में गए, फिर एक कपड़े की दुकान में, फिर एक बैग की दुकान में। जब उन्हें कोई अच्छी चीज दिखी तो उन्होंने उसे सीधे खरीद लिया। बेशक सारा पैसा कृतिका शर्मा ने ही दिया था। वे दोनों खरीदारी कर रहे थे और खाना खा रहे थे और जल्द ही उनके हाथों में बड़े और छोटे बैग आ गए। जैसे ही वे दोनों अपना सामान पार्किंग की ओर ले जा रहे थे, दो जोड़ी निगाहें कृतिका शर्मा पर पड़ीं। धिक्कार है भाई चाओ, ये तो बहुत सुंदर अंक है। एक स्टूल पर दो आदमी बैठे हैं, 5 और 6 आदमियों जैसे कपड़े पहने हुए, लेकिन असल में वे बस 2 हारे हुए लोग हैं। वे अपने बैग से कुछ लाल नोट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। उनके पास कोई गंभीर काम नहीं है, इसलिए उनके पास करने को कुछ नहीं है। मैं उन हसीनाओं को देखने के लिए यहाँ दौड़ा। इसी दौरान उनमें से एक आदमी की नज़र सीधे कृतिका शर्मा और उन दोनों पर पड़ी और उसने अचानक आश्चर्य से आवाज़ निकाली, कौन सी खूबसूरत अंक, इतना शोर किस बात का है? जब उसके बगल में बैठे भाई चाओ नाम के आदमी ने यह सुना तो उसने तुरंत सीधे कहा कि उसका नाम लियू चाओ है। जब उसने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा तो लियू चाओ की आंखें तुरंत बदल गईं। एक चमक सी चमक उठी। पता चला कि यह वही है। मुझे जाकर असली इंसान से मिलवा दो। वह फ़ोन पर जैसी दिख रही है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये बात लियू चाओ ने कही। है ना ये महिला अंक, कितनी रोमांचक है। उसके बगल वाली लड़की भी बहुत अच्छी है, उसका फिगर भी अच्छा है। उसके बगल में दूसरे आदमी ने तुरंत फिर से कहा कि उसका मुंह लीक होने वाला था और उसका नाम झाओफी था। और यह महिला अंक बहुत अमीर होगी। अगर हमें मिल जाए तो हमें खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। झाओफी ने लियू चाओ से फिर कहा। उसके बगल में बैठे लियू चाओ ने झाओफी की बातें सुनते ही तुरंत सिर हिला दिया। ये सही है, यह महिला अवश्य ही अमीर होगी। मुझे पता है कि उसका भाई, जो पहले बहुत बड़ा आदमी था, उसे एक ही रात में लाखों रुपए दे चुका है। लियू चाओ ने फिर सोचते हुए कहा। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे की ओर फिर से देखा। दोनों समझ रहे थे कि दूसरा क्या सोच रहा है। चलो, इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां बाद में कोई ना हो। लियू चाओ ने फिर से सीधे कहा। उसके चेहरे पर एक और दुष्ट मुस्कान थी। फिर वे दोनों कृतिका शर्मा और प्रिया पटेल की दिशा में चले गए और चुपचाप उन दोनों महिलाओं का पीछा करने लगे। जल्द ही कृतिका शर्मा और दोनों भूमिगत पार्किंग स्थल पर पहुंच गए। कृतिका शर्मा ने कार का दरवाजा खोला और फिर अपने हाथों में पकड़ी हुई चीजें अंदर ठूंस लीं। लेकिन इसी समय कृतिका शर्मा को अनजाने में ऐसा महसूस हुआ कि कोई अजनबी उनके और प्रिया पटेल के ठीक पीछे आ रहा है, जिससे कृतिका शर्मा का दिल बैठ गया। लियू चाओ और झाओफी दोनों ने अपने अपने हाथों में एक एक रुमाल पकड़ रखा था और इस रुमाल को उन्होंने पहले ही औषधि में भिगो दिया था। अगर इसे मुंह और नाक पर रखा जाता तो ये दूसरे पक्ष को तुरंत बेहोश कर सकता था। इस समय लियू चाओ और झाओफी सीधे अपने सामने 2 महिलाओं पर इन 2 रुमालों का उपयोग करने की तैयारी कर रहे थे, और यदि दूसरा पक्ष ध्यान नहीं दे रहा था तो वे सीधे सफल हो सकते थे। इसके अलावा उनके सामने सुंदर महिला द्वारा संचालित कार वास्तव में थी। जब मासेराती के अध्यक्ष बैठक में आए तो उन दोनों की आंखों में एक अजीब सी नज़र थी, लेकिन उन दोनों को यह उम्मीद नहीं थी कि इस समय उनके सामने खड़ी खूबसूरत महिला जो सामान रख रही थी अचानक पीछे मुड़कर देखेगी। आप क्या करने जा रहे हैं? कृतिका शर्मा ने उन दोनों की तरफ देखा और तुरंत कहा। उसके चेहरे के भाव भी बदल गए। अरे सुंदरी, क्या हम दोस्त बने? लियू चाओ और लियू चाओ भी चौंक गए। कृतिका शर्मा से बात करने का नाटक कर रहे थे। इस समय प्रिया पटेल ने अपनी आंखें घुमाईं और अपने पीछे 2 धूर्त लोगों को देखा जो अच्छे लोग नहीं लग रहे थे, और वह फिर से चिल्लाए, तुम क्या कर रहे हो? सुंदर, हम बुरे लोग नहीं हैं। हम यहाँ सिर्फ दोस्त बनाने आए हैं। झाओफी ने भी सीधे कहा। पहली नज़र में तो तुम लोग अच्छे नहीं लगते और बहुत बदसूरत हो। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। जब उन्होंने प्रिया पटेल को फिर से ठंडे स्वर में और चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव के साथ यह कहते सुना तो लियू चाओ और झाओफी के दिलों में अचानक फिर से गुस्सा आ गया। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हल्के से सिर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के प्रति क्रूरता देखी। सुंदर, तुम मुझे परेशान करने में सफल हो गई। तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो?
लियू चाओ ने प्रिया पटेल और उन दोनों को ठंडेपन से देखा और गहरी आवाज में कहा। कहते हुए वह उन दोनों महिलाओं के पास पहुंच गया। यहाँ मत आओ। जब प्रिया पटेल ने ये दृश्य देखा तो उनके हाव भाव अचानक बदल गए और वह तुरंत चौंक कर बोली। दूसरी ओर कृतिका शर्मा काफी शांत दिखीं। इसे करें। हालांकि इस समय लियू चाओ ने फिर से सीधे कहा। जैसे ही उसके शब्द निकले, लियू चाओ ने रुमाल उठाया और कृतिका शर्मा की ओर दौड़े। उसी समय झाओ फी भी रुमाल लेकर प्रिया पटेल की ओर दौड़ी। ये स्थिति देखकर प्रिया पटेल के चेहरे पर अचानक फिर से घबराहट उभर आए और वह चीख पड़ी। हालांकि अगले ही पल बैंग बैंग अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। तत्काल ही दोनों आकृतियां जोर से उड़ गईं और दूर जा गिरीं तथा पास ही स्थित दो कारों से टकराकर कारों के टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये दृश्य लगभग तुरंत ही घटित हो गया। अचानक हुए इस दृश्य को देखकर प्रिया पटेल की आंखें चौड़ी हो गईं और वह असमंजस में पड़ गईं। क्या चल रहा है? प्रिया पटेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये दोनों लड़के अचानक क्यों उड़ गए? अगले ही पल प्रिया पटेल ने अपनी नज़रें बगल में खड़ी कृतिका शर्मा पर घुमाईं। उसने देखा कि इस समय कृतिका शर्मा में एक आध्यात्मिक प्रकाश था और उसका पूरा व्यक्तित्व और भी अलग थलग लग रहा था। एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। प्रिया पटेल को गहरा दमन महसूस हो रहा था। ज़ियाओ कियान, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया पटेल ने अविश्वास से कृतिका शर्मा से कहा। प्रिया पटेल की बातें सुनकर कृतिका शर्मा अपनी हंसी रोक नहीं पाईं। अरे, लगता है ये मैं ही हूँ। ये बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। कृतिका शर्मा ने भी हैरानी से कहा। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उसके हाथ हिलाने भर से ये दोनों लड़के सीधे उड़ जाएंगे। पफिट, इस समय झाओ फी और लियू चाओ, जो थोड़ी ही दूर पर जमीन पर गिरे थे, ने कृतिका शर्मा की बातें सुनी और तुरंत मुंह में खून भर लिया। ऐसा कैसे? ये दोनों बेहद डर गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, लेकिन दूसरे पक्ष ने उन्हें चौंका दिया। योद्धा, वह योद्धा है। लियू चाओ को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने तुरंत चुपचाप कहा। हालांकि भले ही आप एक योद्धा हैं, आप मर चुके हैं। अगले ही पल लियू चाओ ने फिर ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में नाराजगी का भाव था। धिक्कार है, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें पता है, मैं किंगलोंग सोसाइटी का सदस्य हूं। मेरा सबसे बड़ा भाई भाई बियाओ है। लियू चाओ ने कृतिका शर्मा से फिर तीखे स्वर में कहा। किंगलोंगहुई, ज़ियाओ कियान, वे किंगलोंगहुई से हैं। हमें क्या करना चाहिए? मैंने अन्य छात्रों से सुना है कि हमारे स्कूल के बाहर का हिस्सा किंगलोंगहुई का क्षेत्र लगता है। जब प्रिया पटेल ने लियू चाओ की बातें सुनी तो उनके हाव भाव तुरंत बदल गए और वह घबरा गईं। किंगलोंग क्लब अपने कंजर्वेटरी में बहुत मशहूर था और उसकी बदनामी भी। लगभग कोई भी उससे छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसके सामने वाला लड़का असल में किंगलोंग क्लब का ही था, जिससे प्रिया पटेल तुरंत डर गई। किंगलोंगहुई, तो क्या? कृतिका शर्मा ने स्वाभाविक रूप से किंगलोंग क्लब के बारे में सुना था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ही भाव थे और उसे कोई डर नहीं दिखा। इसके अलावा ये भाई बियाओ थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसने कहीं न कहीं इसके बारे में सुना हो। कृतिका शर्मा ने नाखुशी से कहा। तो क्या हुआ? तुम्हें बाद में पता चलेगा कि मेरा किंगलोंग क्लब कितना शक्तिशाली है। भाई चाओ, भाई बियाओ को जल्दी से बुलाओ। उसके बगल में झाओ फी ने भी ऊंची आवाज में कहा और कृतिका शर्मा को उग्रता से देखा। जब लियू चाओ ने झाओ फी के शब्द सुने तो उसने जल्दी से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और जवाब में कहा। इसके बाद लियू चाओ ने अपना मोबाइल फोन निकाला और कॉल किया। अरे, कौन है? फोन के दूसरी ओर से अचानक एक आदमी की कर्कश आवाज सुनाई दी और वह थोड़ा दुखी भी लग रहा था। भाई बियाओ, यह मैं हूँ, मातसाई स्ट्रीट से ज़ियाओ चाओ। जब लियू चाओ ने सुना कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा तो उन्होंने तुरंत अपना स्वर धीमा कर दिया और धीरे से बोले। अरे, बताओ क्या बात है? मैं तुम्हें देर तक फ़ोन नहीं करूंगी, पर इस समय तुम मेरा मूड खराब कर रही हो। फ़ोन के दूसरी तरफ से फिर से एक आदमी की आवाज़ आई जो थोड़ा गुस्से में थी। भाई बियाओ, मेरे भाई और मुझे पीटा गया और दूसरे पक्ष ने हमारी किंगलोंग सोसाइटी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने आपको, भाई बियाओ, बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। भाई बियाओ, आपको मेरी मदद करनी होगी। तुरंत लियू चाओ का दिल अचानक गाढ़ा हो गया और उसने जल्दी से कहा। क्या?
आप मुझे किंगलोंग सोसाइटी को गंभीरता से नहीं लेते। यह अनुचित है। आप बस अब और जीना नहीं चाहते, है ना? वह कहाँ है? मैं अभी व्यापार करने से दूर नहीं जा सकता, इसलिए मैं फैंग यांग को आने के लिए कहूँगा। मैंने फिर से भाई बियाओ को सीधे फ़ोन पर बात करते सुना। ये खान मार्केट की पार्किंग में है। धन्यवाद भाई बियाओ। अचानक लियू चाओ ने फिर जल्दी से कहा। फैंग यांग और बाकी लोग भी जानते थे कि वह किंगलोंग क्लब का एक मशहूर गुंडा था। वह खूंखार और तेज था और एक योद्धा भी था। फैंग यांग के यहाँ होने से उसके सामने वाली महिला से निपटने में मूल रूप से कोई समस्या नहीं होगी। जल्द ही लियू चाओ ने फ़ोन रख दिया। तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। बस मेरा इंतज़ार करो। हमारे किंगलोंग एसोसिएशन के लोग जल्द ही यहाँ आएंगे। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। लियू चाओ ने अपनी छाती पकड़ ली और सीधे खड़े हो गए। दूसरे पक्ष को जाने से रोकने के लिए वह सीधे मासेराती के सामने खड़े हो गए। ज़ियाओ कियान, अब हमें क्या करना चाहिए? ये दृश्य देखकर प्रिया पटेल का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से कृतिका शर्मा से दोबारा पूछा। हे, लेकिन कृतिका शर्मा ने जब ये दृश्य देखा तो वह फिर हंस पड़ी। यानी, क्या तुम देखना नहीं चाहती कि मैं क्या कर सकती हूँ? ये बिल्कुल सही है। उनके आने का इंतज़ार करो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हे, कृतिका शर्मा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। इस पल कृतिका शर्मा खुद को उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सकी। अब उसे अपनी ताकत का एहसास हो गया था और वह वाकई बहुत शक्तिशाली थी। कृतिका शर्मा चिंतित थी कि उनके पास अपना हुनर दिखाने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब ये बेहतर है। कोई उनके दरवाजे पर आया। बस कार में बैठ जाओ। बस देखो, कृतिका शर्मा ने फिर प्रिया पटेल से कहा। जब प्रिया पटेल ने कृतिका शर्मा की बातें सुनी तो उनकी आंखें फिर से चौड़ी हो गईं और उनका मुंह खुल गया। ज़ियाओ कियान, तुम्हें सावधान रहना होगा, प्रिया पटेल ने कृतिका शर्मा से फिर कहा और कार में बैठ गई। और जब ये दृश्य उनके सामने लियू चाओ और झाओ फी की आंखों में पड़ा तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। दूसरा पक्ष वास्तव में आश्वस्त दिख रहा था। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? वहाँ क्या हो रहा है? अरे, ऐसा लग रहा है कि उस महिला ने उन दो लोगों को पीट पीट कर जमीन पर गिरा दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे उड़कर बाहर आ गया। यहाँ जो कुछ हुआ उसने बहुत से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और सभी ने आश्चर्य से आवाजें निकालीं। बस कुछ ही मिनट बाद इस भूमिगत पार्किंग में आकृतियों का एक समूह दिखाई दिया। वे सभी बलवान और भयंकर दिख रहे थे। 10 से ज्यादा आकृतियां थीं जिनके शरीर पर टैटू थे। जब ये लोग वहां पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों को बहुत धक्का लगा। हे भगवान, वह किंगलोंग क्लब से है। वे सभी ब्लू ड्रैगन क्लब से हैं। क्या वे सभी उन दो सुंदरियों के लिए यहाँ हैं? वाह, ये लाइनअप सचमुच बहुत शक्तिशाली है। अचानक इस स्थान पर शोरगुल की एक श्रृंखला गूंज उठी। जैसे ही ब्लू ड्रैगन सोसाइटी के 1 दर्जन से अधिक लोग वहां पहुंचे तो वहां मौजूद दर्शक तुरंत पीछे हटने और रास्ते से हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उनके सामने ब्लू ड्रैगन सोसाइटी के लोगों के बीच नेता एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था जो लगभग 30 साल का लग रहा था। उसके चेहरे पर एक लंबा निशान था। अगले ही पल ये 10 लोग सीधे लियू चाओ और झाओ फी के पास आ गए। जब लियू चाओ और झाओ फेई ने आने वाले व्यक्ति को देखा तो उन्होंने जल्दी से अपने चेहरे पर सम्मान की झलक के साथ उसका अभिवादन किया। भाई यांग, फैंग यांग ने अपने सामने खड़े 2 शर्मिंदा लड़कों की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा, तुम दोनों को पीटा गया? क्या तुमने मुझे फोन किया था? ये सही है भाई यांग, आपको हमारे भाइयों को अपना बदला लेने में मदद करनी होगी। हम भी ब्लू ड्रैगन सोसाइटी के सदस्य हैं। तुरंत ही लियू चाओ ने फिर जल्दी से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह फूट फूट कर रो रहा हो। तुम्हें किसने हराया? फैंग यांग ने फिर गहरी आवाज में पूछा। वह वही है। अगले ही पल लियू चाओ ने सीधे कृतिका शर्मा की ओर इशारा किया। फैंग यांग ने अपने सामने का दृश्य देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके सामने यह एक नाजुक सुंदरता है। क्या कोई गलती है? सुंदर, क्या तुम ही थी जिसने उन्हें घायल किया? फैंग यांग डांग ने कृतिका शर्मा से पूछा। हाँ, मैं ही हूँ। तो क्या हुआ? क्या तुम कोई कार्रवाई करना चाहते हो? वहाँ आओ, कृतिका शर्मा ने अपने सामने खड़े फैंग यांग से गर्व से कहा। हालांकि दूसरी तरफ बहुत सारे लोग थे, फिर भी कृतिका शर्मा बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि कोशिश करने के लिए उत्सुक दिखी। इस समय
कृतिका शर्मा को सचमुच महसूस हुआ कि वह कितनी शक्तिशाली थी और उसने अपने सामने खड़े इन लोगों को गंभीरता से नहीं लिया। कितना घमंडी। कृतिका शर्मा की बातें सुनने के बाद फैंग यांग ने फिर ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल फैंग यांग अचानक जोर से उछला और सीधे कृतिका शर्मा की ओर दौड़ा। ये फैंग यांग एक योद्धा है, एक जन्मजात योद्धा। लेकिन ये दृश्य देखकर कृतिका शर्मा के चेहरे पर एक और मुस्कान आ गई। इसके तुरंत बाद कृतिका शर्मा के शरीर से अचानक साधना की एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। बूम। तुरंत ही सभी ने वह क्षण देखा जब फैंग यांग कृतिका शर्मा के सामने दौड़े। टकराना। अचानक एक धीमी आवाज फिर से फूट पड़ी और फैंग यांग का शरीर सीधे उड़ गया। फफ्त। फैंग यांग के मुंह से खून की एक धारा फूट पड़ी और फिर वह टूटे पंखों वाले पक्षी की तरह दूर जमीन पर भारी होकर गिर पड़ा। भाई यांग, भाई यांग। जब किंगलोंग क्लब के सदस्यों ने ये दृश्य देखा तो उनके हाव भाव अचानक बदल गए। वे भयभीत आवाजें निकालते हुए फैंग यांग की ओर दौड़े और एक के बाद एक फैंग यांग से कहा, भाई यांग, क्या आप ठीक हैं? भाई यांग, आप कैसे हैं? इस समय फैंग यांग इन युवकों की बातें सुनकर अपने आप को रोक नहीं सका और उसके मुंह से एक और पुराना खून निकल आया। क्या सब ठीक है? क्या तुम इतने अंधे हो? तुम इस तरह बेसुध होकर क्या कर रहे हो? चलो, क्या बकवास है? फैंग यांग ने गुस्से में कहा कि उसे असल में एक औरत ने पीटा था। ये कितनी अविश्वसनीय बात है। लेकिन इस समय फैंग यांग अभी भी गुस्से में था और उसे मामले की गंभीरता का एहसास नहीं था। अगले ही पल जब किंगलोंगई के इन सदस्यों ने फैंग यांग के शब्द सुने तो वे तुरंत शक्तिशाली बल के साथ बाहर निकले और कृतिका शर्मा की ओर दौड़े। क्या यह महिला भी योद्धा है? मुझे डर है कि वह भी दुखी होगी। कितने लोग आसपास खड़े दर्शकों ने जब ये दृश्य देखा तो फिर से शोर मचा दिया। उन्हें लगा कि कृतिका शर्मा मुसीबत में पड़ने वाली है और वे कृतिका शर्मा के लिए थोड़े चिंतित थे। ज़ियाओकियान, सावधान रहें। इस समय कार में बैठी प्रिया पटेल ने कृतिका शर्मा को चिल्लाकर कहा। उनके चेहरे पर चिंता का भाव था, उनका पूरा दिल गले में था। लेकिन जब कृतिका शर्मा ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर अभी भी ज्यादा बदलाव नहीं आया था, बल्कि उनकी आंखों में भी एक तीखी नजर थी। धमाका। साधना की प्रबल शक्ति कृतिका शर्मा के शरीर से एक क्षण में फूट पड़ी तथा शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति कृतिका शर्मा के शरीर में संचारित होकर ऊपर उठी। अगले ही पल कृतिका शर्मा हिल गईं। बाद में बैंग 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 बैंग। इस स्थान पर फिर से धीमी आवाजें गूंजने लगी और जहां भी कृतिका शर्मा गुजरती वहां एक के बाद एक आकृतियां गिरने लगतीं। कुछ ही क्षणों में किंगलोंग क्लब के लगभग 1 दर्जन सदस्यों में से कोई भी स्थिर नहीं रह सका। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा हाथ टूट गया है। मेरा पैर टूट गया है। ये कैसे हो सकता है? ब्लू ड्रैगन सोसाइटी के सदस्यों के मुंह से चीखें निकलती रहीं। वहां अफरा तफरी मची हुई थी और ये लोग जमीन पर पड़े कराहते रहे। आसपास खड़े दर्शक ये दृश्य देखकर पुनः स्तब्ध रह गए। ये कैसे संभव है? इस लड़की ने सचमुच इतने सारे लोगों को गिरा दिया। क्या हुआ? मैं तो साफ साफ देख भी नहीं पाया। अरे बाप रे! दर्शकों की ओर से लगातार जय जयकार की आवाजें आ रही थीं। भिक्षु, क्या आप भिक्षु हैं? इस समय जमीन पर पड़े फैंग यांग ने भयभीत नजरों से कृतिका शर्मा की ओर इशारा किया। इस समय उसे आखिरकार एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष उनमें से इतने सारे लोगों को एक पल में हरा सकता है। वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और ये लोग भी निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं थे। उनमें योद्धा भी हैं और दूसरा पक्ष कोई साधारण योद्धा नहीं हो सकता, वह केवल एक साधु ही हो सकता है। फैंग यांग को रोना आ गया। शुरुआत में तो वह अपने भाई के लिए खड़ा हुआ था जो अपने मातहतों के लिए यहाँ आया था, लेकिन अब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसे उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। दूसरा पक्ष एक भिक्षु है और यहाँ तक कि उनके ब्याह भाई को भी उसके आने पर नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन इस समय फैंग यांग ने फिर से देखा कि उसके सामने वाली महिला धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। आप क्या करने जा रहे हैं? फैंग यांग तुरंत फिर से पीला पड़ गया और जल्दी से कृतिका शर्मा से कहा, क्या अभी यह बहुत बढ़िया नहीं था? मैंने कृतिका शर्मा को फिर से गहरी आवाज में कहते सुना, लेकिन उनकी आवाज में ठंडक थी। सुंदरता, गलतफहमी, ये गलतफहमी है। फैंग यांग ने फिर जल्दी से कहा, उसका पूरा शरीर भयभीत हो गया। गलतफहमी है? अभी तो तुमने ऐसा नहीं कहा। क्या तुम उन दोनों की मदद करने नहीं आए हो? अब तुम इतने डरपोक क्यों हो? कृतिका शर्मा ने शांति से कहा, यह सचमुच गलतफहमी है।
ये सब इन दो लोगों की गलती है। फैंग यांग ने तुरंत सारा दोष भुला दिया। अगले ही पल फैंग यांग अपनी छाती पकड़े हुए फिर से लियू चाओ और झाओ फी के पास आया। क्या बकवास है, ये सब तुम दोनों की गलती है। मुझे तुमने धोखा दिया। क्या तुम नहीं जानते कि यह सुंदरता ऐसी चीज है जिसका अपमान तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? वह तो बस मौत की तलाश में है। फैंग यांग ने फिर से लियू चाओ और झाओ फी से गुस्से में कहा। टकराना, यह कहते हुए फैंग यांग ने उन दोनों को एक के बाद एक लात मारी। आह भाई यांग, हम गलत थे। आह भाई यांग, कृपया हमें जाने दीजिए। दोनों व्यक्ति अचानक चीखने लगे और दया की भीख मांगने लगे। लेकिन फैंग यांग ने कोई दया नहीं दिखाई और दोनों व्यक्तियों को बुरी तरह पीटा गया। क्या आपको लगता है कि यह इसका अंत है? कृतिका शर्मा चुपचाप बगल से ये दृश्य देख रही थी। इस क्षण उसने फिर से हल्के से बात की, लेकिन उसकी आंखों में एक तीखी नजर थी। एक शक्तिशाली साधना आभा उसके शरीर से फिर से फूट पड़ी। शक्तिशाली दमन की भावना अचानक फैंग यांग पर फिर से छा गई। फैंग यांग का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और उसने जल्दी से कृतिका शर्मा से कहा, सुंदरता, मैं गलत था। कृपया मुझे एक बार छोड़ दो। डिंग डिंग डिंग। लेकिन इस समय फैंग यांग को अचानक अपने सेल फोन की रिंगटोन याद आ गई, जिससे फैंग यांग का शरीर कांप उठा। कृतिका शर्मा के दबाव में फैंग यांग ने अपने हाथों से अपना मोबाइल फोन निकालने की भी हिम्मत नहीं की। इसे लें, कृतिका शर्मा ने फिर गहरी आवाज में कहा। उनके चेहरे पर आधी मुस्कान थी। कृतिका शर्मा की बातें सुनकर फैंग यांग धीरे से फोन उठा पाया। फोन पर उसके भाई बियाओ का नंबर था। अगले ही पल फैंग यांग अभी भी हिचकिचाया और उठा लिया। अरे भाई बियाओ, फैंग यांग ने फोन पर चिल्लाते हुए लगभग रोते हुए कहा। कैसा चल रहा है? क्या सब ठीक हो गया? फोन पर झाओ दाबियाओ ने फैंग यांग से फिर पूछा। झाओ दाबियाओ के विचार से फैंग यांग को इतनी छोटी सी बात सुलझानी चाहिए थी, लेकिन अजीब बात यह है कि आमतौर पर फैंग यांग उसे अपना काम पूरा करने के बाद ही यह बात बताता था। उसने रिपोर्ट करने के लिए फ़ोन किया, लेकिन आज कोई नहीं था, इसलिए झाओ दाबियाओ फ़ोन किए बिना नहीं रह सका। भाई बियाओ, कुछ हुआ है? फैंग यांग ने फिर कमज़ोरी से कहा। बोलते हुए उसने कृतिका शर्मा की तरफ देखा जो उसे गौर से देख रही थी। और कोई है क्या? तुम्हारा बॉस है ना? उसे आने दो। कृतिका शर्मा ने फिर से फैंग यांग से शांति से कहा, मानो उसने उसकी बात को गंभीरता से ही न लिया हो। और कृतिका शर्मा को लगा कि फ़ोन पर जो आवाज़ आ रही है वह उसे जानी पहचानी लग रही है। उसने यह आवाज़ कहाँ सुनी थी? एक ही समय पर जब झाओ दाबियाओ ने फैंग यांग की बात सुनी तो वह अचानक चौंक गया और गुस्से से बोला, क्या कुछ हुआ? अरे यार, तुम इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते। बकवास। क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? भाई बियाओ, बेहतर होगा कि आप आएं। ये सुनने के बाद फैंग यांग ने तुरंत कमज़ोर स्वर में कहा, धिक्कार है तुम हारे हुए लोगों पर। इतने सारे पैसों से तुम्हारा समर्थन करने का क्या फ़ायदा? जब फ़ोन के दूसरे छोर पर झाओ दाबियाओ ने फैंग यांग के शब्द सुने तो उसने तुरंत फिर से गाली दी और फिर फ़ोन रख दिया। फैंग यांग ने अपने बॉस की आवाज़ सुनी तो उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। वह जानता था कि उसका बॉस सचमुच गुस्से में है और उसका अंत दुखद होगा। इस समय उसका बॉस यहाँ आ रहा होगा। फैंग यांग ने एक और लंबी सांस छोड़ी और केवल स्वर्ग से प्रार्थना कर सका, मेरे सामने तो ये औरत एकदम साधु जैसी है। अगर इनका बॉस भी आ जाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना? अंजाम तो और भी बुरा होगा। लेकिन उनके सामने खड़ी महिला के चेहरे को देखकर लग रहा था कि अगर उनका बॉस नहीं आया तो वे वहां से निकल नहीं पाएंगे। तब से 10 मिनट से भी अधिक समय बीत चुका है। थोड़ी ही दूर पार्किंग के प्रवेश द्वार पर लोगों का एक और समूह नीचे उतरा। वे भी बहुत हटे कट्टे थे और उनके शरीर पर टैटू थे। वे भयंकर और खूंखार लग रहे थे। वहां 20 से ज्यादा लोग थे और उनके कपड़े भी पहले आए लोगों जैसे ही थे। वे सभी लोग एक जैसे ही थे। जाहिर है किंगलोंग सोसाइटी के नेता एक गंजा आदमी है जिसके पूरे शरीर पर टैटू हैं। बाईं ओर एक हरा ड्रैगन और दाईं ओर एक सफ़ेद बाघ है। और यह व्यक्ति फैंग यांग और अन्य लोगों का बॉस झाओ दाबियाओ इस समय यहाँ पहुंचा। झाओ दाबियाओ असल में अपनी बहन के साथ जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनके मातहतों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। भाइयों को प्राथमिकता देने के सिद्धांत के आधार पर कोई भी अपने भाइयों को धमका नहीं सकता, भले ही वे भाई उसके मातहत ही क्यों न हों।
जैसे ही झाओ दाबियाओ प्रकट हुए, उन्होंने स्वाभाविक रूप से घटनास्थल का दृश्य देखा। जमीन पर पड़ी उनकी किंगलोंगहुई की आकृतियों ने झाओ दाबियाओ का दिल जमा दिया और उनके चेहरे पर अचानक एक अजीब सा रंग छा गया। विशेष रूप से झाओ दाबियाओ ने यह भी देखा कि जब उसका दाहिना हाथ फैंग यांग डर के मारे एक महिला के सामने खड़ा था, तो झाओ दाबियाओ को थोड़ा बुरा लगा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ऐसा कैसे? झाओ दाबियाओ ने अविश्वास में कहा। उसके दिल में उथल पुथल मच गई। उसके सभी आदमी घायल होकर जमीन पर पड़े थे। ये कैसे संभव है? गुस्सा। तुरंत ही झाओ दाबियाओ के दिल में भारी क्रोध की लहर दौड़ गई। क्या बकवास है? ये किसने किया? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? झाओ दाबियाओ, तुम अब और जीना नहीं चाहते हैं ना? झाओ दाबियाओ ने गुस्से से कहा और सीधे फैंग यांग के पास आया, लेकिन उसने महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा। भाई बियाओ। फैंग यांग रोने ही वाला था कि उसने झाओ दाबियाओ की आवाज़ सुनी और ये दृश्य देखा। लेकिन इस समय एक महिला की ठंडी आवाज़ फिर से सुनाई दी। मैंने कर दिया। तुम क्या चाहते हो? यह आवाज़ कृतिका शर्मा की थी। कृतिका शर्मा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने इस लड़के को पहले भी देखा था। उसे याद आया कि पिछली बार आदित्य वर्मा को देखकर जो लड़का घुटनों के बल बैठ गया था, वही उसके सामने वाला लड़का था। इस समय झाओ दाबियाओ ने कृतिका शर्मा की बातें सुनी और तुरंत कृतिका शर्मा की ओर देखा। तभी उसे कृतिका शर्मा का चेहरा साफ दिखाई दिया। अचानक झाओ दाबियाओ फिर से चौंक गया। यह आप हैं, मिस ली ली? झाओ दाबियाओ ने कृतिका शर्मा को डर से देखा। उसने इस खूबसूरत औरत को पहले भी देखा था और वह उसे कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि यह औरत आदित्य वर्मा की औरत थी और पिछली बार वह आदित्य वर्मा के साथ थी। आदित्य वर्मा कौन हैं? ये मालिक हैं, देश के रक्षक। ये बिरला ग्रुप, कोलकाता और ये हाउ ग्रुप के भी मालिक हैं। ये निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह अपमानित कर सके। और दूसरे पक्ष की महिला निश्चित रूप से ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे वह अपमानित कर सके। झाओ दाबियाओ का चेहरा तुरंत थोड़ा बदसूरत हो गया। क्या यह मैं नहीं हूँ? ये तो सचमुच पूर्व निर्धारित है, कृतिका शर्मा ने गहरी आवाज में कहा। झाओ दाबियाओ, है ना? मुझे तुम याद हो। तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारे आदमियों ने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? कृतिका शर्मा ने कठोर स्वर में कहा। उनकी आवाज में बहुत ताकत थी। कृतिका शर्मा की बातें सुनकर झाओ दाबियाओ के पैर कांपने लगे। टकराना? मिस ली, मैं गलत था। मुझे सच में नहीं पता था कि यह आप हैं। अगर मुझे पता होता कि यह आप हैं, तो मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, भले ही मुझमें 1,00,000 हिम्मत क्यों न होती। अगले ही पल झाओ दाबियाओ कृतिका शर्मा के सामने सीधे घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगा। जब ये दृश्य किंगलोंग सोसाइटी के सदस्यों की आंखों में पड़ा, तो उनके दिलों में तुरंत अंतहीन भय पैदा हो गया, क्योंकि ये दृश्य उनकी दृष्टि के लिए बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने क्या देखा? उनके बॉस झाओ दाबियाओ, जो हमेशा दूसरों को धमकाते थे, वास्तव में अपने सामने बैठी महिला के सामने घुटने टेक दिए। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम घुटनों के बल बैठकर मिस ली से माफी क्यों नहीं मांग लेते? अपने आदमियों को देखकर झाओ दाबियाओ तुरंत क्रोधित हो गया और गुस्से से उन पर चिल्लाया। बैंग 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 बैंग। जैसे ही झाओ दाबियाओ की आवाज़ धीमी हुई, उनके पीछे खड़े किंगलोंग सोसाइटी के सदस्यों को भी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। वे जानते थे कि उनके सामने खड़ी महिला ऐसी है जिसे उनका बॉस भी नाराज नहीं कर सकता, इसलिए वे सब घुटनों के बल बैठ गए। मुझे माफ़ करना मिस ली, मुझे खेद है मिस ली, हम गलत थे। मुझे माफ़ करें। किंगलोंग सोसाइटी के इन सदस्यों के मुंह से आवाज़ें निकल पड़ीं। इस समय कृतिका शर्मा से घायल हुए लोग भी कृतिका शर्मा के सामने घुटने टेक दिए। पूरे 40-50 लोग कृतिका शर्मा के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। ये दृश्य बहुत शानदार था। मैंने क्या देखा? जब दर्शकों ने ये दृश्य देखा, तो वे गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वे सचमुच स्तब्ध रह गए।